और अगर आपने कभी स्क्वाटिंग नहीं किया, इंडियन टॉयलेट्स यूज नहीं किए, तो आपका ये जो पोजीशन है वो इतना नैरो हो जाता है। फिर डिलीवरी के टाइम पे यही सब लड़की लोग, औरतें को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, कहाँ से होगी नॉर्मल डिलीवरी? 18, 20, 25 साल में यू कांट मेक अ डिसीजन कि आपको मैटरनल इंस्टिंक्ट्स है, नहीं है, आपको माँ बनना है, नहीं बनना है। नहीं बनना है इज अ चॉइस यू हैव, वो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप नहीं बन सकते हो क्योंकि आपने आपकी ओवरीज का ध्यान नहीं रखा, आपको इनफर्टिलिटी हो गई, वो एक प्रॉब्लम है। बाय जेनेटिक, द वे इंडियंस आर मेड compared to the western ones, their fertility goes on for a longer time, जबकि हमारी fertility 40-42 में कम हो जाती है। हम हमारे बच्चों को बोलते हैं दारू पीना खराब है, शराब खराब है, सिगरेट खराब है, ड्रग्स खराब है, तो हम सेक्स को खराब क्यों मान रहे हैं? हस्बैंड लेके आया कि डॉक्टर हमारे घर पे 3:30 बजे कुकर की सीटियां बज रही है, हम लोग उठ जाते हैं और फिर 6 बजे वो सबके डब्बे पैक करके सो जा रही है। क्या हो गया मेरी वाइफ को? Menopause is a very important topic today when we are talking about women's health. Male infertility भी on the rise है। हमारे यहाँ पे तो हाय मैं तो डॉक्टर साहब बहुत बूढ़ी हूँ, 50 की हो गए, अब तो क्या ही जिंदगी बाकी है। It's a mindset. Menopause, I will say, describe yourself as me, no pause. Teenage, chums issues, pre-marriage, sex counseling, pregnancy, fertility, C-section, sex after normal delivery, menopause, breast cancer और भी बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिले हैं वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरुचि देसाई से। तो लेडीज, अगर आप खुद से करती हैं प्यार और जेंटलमैन अगर आप घर की लेडीज से करते हैं प्यार, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है उसके बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए इस इंटरव्यू को पूरा। डॉक्टर सुरुचि, पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में काफी कंफ्यूजन्स हैं और बहुत सारे लोगों को इस पे बहुत सारी क्वेरीज हैं, क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। पीसीओडी, पीसीओएस एक ही चीज का नोमेनक्लेचर जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम जब हम बात करते हैं तो इट इज अ मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व। टुडे एज पर द गाइडलाइंस हम पीसीओएस ही बोलते हैं या पीकॉस बोलते हैं। इतनी यंग लड़कियां मेरे कंसल्टिंग में आएंगी, बोलेगी मुझे पीसीओएस है। आपको कैसे पता चला? आई एम नॉट लूजिंग वेट। प्लीज वजन घटाना और पीसीओएस को साथ में नहीं लेना है। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस इज डिफिकल्टी टू लूज वेट, वजन घटने में तकलीफ होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, पीरियड स्कैंटी माहवारी के टाइम पे पहले आपको 4-5 दिन जाता था, अब सडनली 2 दिन जाने लगा, धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है, आप गलत खा नहीं रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप ये सब नहीं कर रहे हो और वजन बढ़ रहा है, तो आप खुद को पीसीओएस नहीं बोल सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बाल झड़ने चालू हो जाते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस आता है और यहाँ पे सब जगह पे हेयर ग्रोथ आने लगता है, उसे हम पीसीओएस बोलते हैं। इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये एक जिंदगी का ऐसा डिसऑर्डर है, जैसे हम गलत लाइफस्टाइल से डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई बीपी होता है। दिस इज अ कॉमन थिंग इवॉल्विंग। आपको पता ही होगा कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज, ईच इंडियन इज प्री डायबिटिक। तो ये सब एक सिंड्रोम हो रहा है गलत चीजें खाने की वजह से। हमारे दादी परदादियों लोग शोल्डर के नीचे इतना काम करते थे, इतना फिजिकल काम होता था, आप और मैं शोल्डर अप काम करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है, हमारा खाना पीना इज टू मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड, झटपट खाना चाहिए, और वर्किंग विमेन की मात्रा फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू नाउ बढ़ गई है। इट इज ऑलमोस्ट 60% मोर एज पर द डेटा।
तो ये औरतें को भी क्या होता है, घर मैनेज करना है, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो खाने में ब्रेड्स ज्यादा हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये सब में इनविजिबल शुगर होता है। इसकी उसका मतलब है कि आपको लगता है हेल्दी है, एडवर्टाइजमेंट में आता है हेल्दी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितना हेल्दी है। ब्राउन ब्रेड कितना ब्राउन है और कितना कलर है, कितना हमको कलर पता है है एक्चुअली। सो ये सब जब हमारा टोटल डाइट चेंज हो गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की एंट्री हो गई है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, और स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी बॉडी की एक सिकार्डियन रिदम होती है। इसका ये मतलब होता है कि जब आप सुबह को उठते हो, विद सनराइज योर हार्मोन स्टार्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर ब्रेन, मैसेज जाता है, दोपहर को पीक हो जाता है, बाय इवनिंग बाय सनसेट ये सब प्रोडक्शन कम होने लगता है। अभी विमेन हु आर वर्किंग डूइंग नाइट शिफ्ट्स इन कॉल सेंटर, एयरपोर्ट, आजकल की बच्चियां जो पूरा रात रात ओटीटी, इंस्टाग्राम, इम्पोर्टेंट है ना, वो तो इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, वो नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तो ये जो एक्सपोजर टू यूवी लाइट है, अवेकनेस है, आप बियॉन्ड योर स्लीप टाइम जाग रहे हो, तो ये सब हॉर्मोन्स जो डिप हो गए थे दिन में, वापस उसका प्रोडक्शन चालू होता है, और फिर आप सो जाओगे 2, 3, 4 बजे, तो ये एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स रॉन्ग ऑर्गन्स पे जाके हिट करते हैं। इसकी वजह से फैटी लिवर, आपने सुना होगा, द इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, बिकॉज हम खा के सीधा सो जाते हैं, हम टाइम ही नहीं देते डाइजेशन के लिए। तो ये एक टिपिकल, एक कैसे हम बोलते हैं कि टाइप ए पर्सनालिटी है, तो वो इंसान गो गेटर है, बहुत एग्रेसिव है, वैसे पीसीओएस की पर्सनालिटी है। हम आजकल खाने को डाइजेस्ट करने को टाइम ही नहीं देते, 8-9 बजे घर आते, खाना खाते, थोड़ा ओटीटी देख के सो जाते हैं। तो इसकी वजह से लिवर पे प्रेशर आ रहा है, इसलिए फैटी लिवर के चेंजेस हो रहे हैं। पीसीओएस के यू हैव 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते, थिन लीन पीसीओएस, ओबीस, पतली गर्ल्स को भी आजकल हो रहा है, फैट गर्ल्स को भी हो रहा है। जब एक औरत पतली है, उसको क्यों हो रहा है अभी? बिकॉज उनके बॉडी में लिटरली केमिकल लोचा हो जाता है, हार्मोन प्रोडक्शन ही गलत हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट हार्मोन्स, अंदर जो ऑर्गन्स है वो पहचानते नहीं है, और कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है। जबकि एक लड़की या औरत ओबीस होती है, मोटापा आ जाता है, तो फैट कंटेंट पेट पे बहुत ज्यादा आ जाता है, ये फैट है गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन, एंड दैट कॉजेज द चेंजेस। पीसीओएस का मतलब क्या, कि आपकी ओवरी, अंडादानी, अंडाशय जो बोलते हैं, जो हर महीने में एक अंडा निकालना चाहिए, छोटी छोटी सिस्ट बना देते। जब ये छोटे छोटे सिस्ट बना लेते हैं, पानी के फुग्गे बोलते हैं। ये ट्यूमर्स नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, बट जैसे रिसर्च हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि पीसीओएस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको आगे जाके अनकंट्रोल पीसीओएस अगर है, आपने कभी ट्रीटमेंट नहीं की है, मोटापा बढ़ते जाता है, स्किन काली पड़ जाती है, बाल झड़ते, मेल पैटर्न बाल की आने लगती है, शुगर्स आ सकते हैं, हाई बीपी एंड इनफर्टिलिटी, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। और एक औरत अगर उसने लाइफ टाइम में कभी ट्रीटमेंट नहीं ली है, हर बॉडी इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू ईस्ट्रोजन। आपको तो पता है कि औरत के बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसकी मात्रा रहती है वेरी कम वॉल्यूम में। ईस्ट्रोजन है जिससे हमारी हड्डियां स्ट्रांग रहती है, स्किन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए रहता है। सो ईस्ट्रोजन की मात्रा जब बढ़ जाती है और कंटिन्यूसली बॉडी में ईस्ट्रोजन 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 रहता है, उसको ब्रेक करने को प्रोजेस्टेरोन नहीं है, तो 10, 20, 30 साल के बाद they are at a risk of endometrial या यूट्राइन कैंसर। सो लगता बहुत छोटा सा डिजीज है, बट इसके इफ अनट्रीटेड, अगर आपने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आजकल इतनी यंग गर्ल्स आती है, इतनी खुश है कि डॉक्टर आंटी मुझे तो पीरियड्स ही नहीं आ रहे। कितना अच्छा है, कौन पैड पहनेगा, हर चीज एक तकलीफ है ना इन लोग के लिए। And how important periods are, they don't realize. Exactly. और हर महीने में अंडा निकलना जरूरी है, क्योंकि इससे फर्टिलिटी आपकी होती है। शादी के बाद एक कपल को पता चलता है कि मिड साइकिल में जब अंडा निकलता है तब संबंध रखते हैं, योनि संबंध रखते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। तो गर्ल्स पता है क्या बोलेगी, लेकिन आई डोंट वांट टू बी अ मदर, आई वांट टू बी अ पेट पेरेंट। अभी ये तो नया फैशन है, ट्रेंड है।
तो इट इज, तो मैं उनको क्या समझाती हूँ कि 18, 20, 25 साल में यू कांट मेक अ डिसीजन कि आपको मैटरनल इंस्टिंक्ट्स है नहीं है, आपको माँ बनना है नहीं बनना है। नहीं बनना है इज अ चॉइस यू हैव, वो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप नहीं बन सकते हो क्योंकि आपने आपकी ओवरीज का ध्यान नहीं रखा, आपको इनफर्टिलिटी हो गई, वो एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। सो द चॉइस आपका होना चाहिए। जब एक यंग गर्ल मदर इज अवेयर, पहले से अच्छे से ट्रीटमेंट करती है, उनको आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। और अभी वी हैव मोर देन इनफ स्टडीज की कंटिन्यूअस ओव्यूलेशन जो होना चाहिए हर महीने में, वो जब नहीं होता है, ये औरतें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा सकती है। इसका मतलब है कि इनफर्टिलिटी होती तो है ही है, ओवरीज काम करना भूल जाती है, वो लेजी हो जाती है, उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है। तो 33-35 में मेनोपॉज आ जाता है। जैसा कि हमने अभी बात की है कि ईस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट, बोन स्ट्रेंथ, स्किन, कंप्लेक्शन, ये सब डामाडोल हो जाता है, बोन्स खोखले हो जाते हैं। आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस जो होते हैं, खोखले बोन, चौक जैसे बोन, 50% of Indian women are having it. And the root causes? No clear awareness of taking good care of calcium, vitamin D, strength building और resistance exercise. आजकल सब औरतें क्या बोलती है, मैं तो बहुत घर का काम करती हूँ, मैं तो सब्जी लेने वॉक करके जाती हूँ। ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज क्या होती है आपको पता है? एक्चुअली there's a difference. People think कि घर का काम कर लिया तो हो गया, आप एक्सरसाइज मत करो, योगा मत करो, घर का काम कर लो, तो उसका आप झाड़ू पोछा करोगे तो यस वो एक्सरसाइज एंड दैट टू आप स्क्वाट कर रहे हो तब ये नहीं कि आप और वो रोबोकॉप को ऑन करके लगा दिया पूरे घर में, तो वो नहीं होता है। सुपरवाइजिंग योर मेड्स, योर कुक्स, योर हाउस हेल्प इज नॉट वर्क। सी, वही मैं बता रही हूँ कि जो हमारी नानी परनानी पानी भरने के लिए चलने जाते थे, आटा नहीं होता था, चक्की पीसते थे, कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। तो कार्डियो होता था, कार्डियो, अरे बाइसेप्स, एब्स, वो आप चक्की पीसो नीचे बैठ करके। आजकल की यंग गर्ल्स नीचे बैठ के पालथी नहीं डाल सकती, स्क्वाटिंग तो दूर की बात है। इंडियन टॉयलेट्स के खत्म हो जाना भी एक वजह है। एब्सोल्युटली। और प्यूबर्टी के टाइम पे जब माहवारी पहली बार चालू होती है 11, 12, 15 साल की उम्र तक में, कितना बाहर लड़की लोग खेलते थे, अभी सिर्फ बैठ के ये खेल रहे हैं। तो इंडोर एग्जैक्टली तो जब आपका पीरियड्स फर्स्ट टाइम चालू होता है, उसके बाद लड़की के पास 2 साल होते हैं करीबन फॉर हर हाइट टू ग्रो। एक बार बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन चालू हो जाता है, ओव्यूलेशन चालू हो जाता है, आपके बोन्स जो ग्रोइंग होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं ग्रो होना, तो आपकी हाइट फिक्स हो जाती है। वैसे ही आपका ये जो पेल्विस बोन है उसका डेवलपमेंट फिक्स हो जाता है। और अगर आपने कभी स्क्वाटिंग नहीं किया, इंडियन टॉयलेट्स यूज नहीं किए, तो आपका ये जो पोजीशन है वो इतना नैरो हो जाता है। फिर डिलीवरी के टाइम पे यही सब लड़की लोग, औरतें को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, कहाँ से होगी नॉर्मल डिलीवरी? इट इज अ जिग्सॉ पजल। द नेचर इज मेड ह्यूमन बॉडी सो ब्यूटिफुली कि दिस इज द पेल्विस, ये आपका पेल्विस है, ये बच्चे का सर है, अभी दिस हैज टू फिट एंड कम आउट। अगर इसका शेप ऐसा नहीं है, ऐसा है, गोल है, छोटा है, बड़ा है, और बच्चे बहुत हेल्दी है, तो ये अंदर जाते ही नहीं है। तो नॉर्मल करे तो कैसे करे डॉक्टर भी? सो एक चीज जो हमने 12 से 15 की एज में, अगर मदर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने पहचाना नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनकी बेटियों को राइट तरह से गाइड नहीं कर रहे कि अभी जो आपके पीरियड्स चालू हुए तो आपको क्या क्या करना है, उसका लाइफ लॉन्ग इम्प्लीकेशन होता है। मदर्स को खुद नहीं पता। एग्जैक्टली इतने सारे मदर्स, अभी आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई डॉटर्स एंड सन्स पीटीए स्कूल, तो मदर्स जैसे ही पीरियड आ जाते फट करके बेटे को लेके आ जाते, डॉक्टर आप बात करो, इससे पहले आपने बात करना है। फॉर अ डॉटर मदर इज एवरीथिंग। वो क्वेश्चंस पूछिए, आपको ना पता चले आप उनको बोलो हम देखते हैं, विल आस्क, वी कैन गूगल टुगेदर। बट अगर आप उसको ये नॉलेज नहीं दोगे तो फिर आप उसकी लाइफ का एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रख लेते हो। यही लड़की लोग को शादी के बाद प्री मैरिटल सेक्स, पोस्ट मैरिटल सेक्स,
हम कहीं पे भी प्रमोट नहीं करते, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। सेक्स के बारे में घर पे बात नहीं होती, बिल्कुल बात नहीं मदर्स विल नॉट टॉक टू द गर्ल्स, बट देन अगर बॉयफ्रेंड के बारे में चेक रखना होगा, दैट दे विल मेक श्योर। आप मानोगे नहीं, आई हैड अ पेशेंट 23-year-old, बोथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बोलो, पार्टनर्स, एजुकेटेड engineers, both committed, but obviously were still just got into a job at 23, who marries in a metro city, and she came with an unplanned pregnancy. We counseled her, and luckily जब 7 weeks के अंदर वो आते तो हम medically terminate कर सकते हैं। After everything was over and when she वो follow up को जब आई तो वो एकदम से रोने लगी। तो I told her, I said, बेटा हमने बात किए थे कि आप दोनों सेटल नहीं है, तो आप अभी कैसे कर सकोगे? आप एक बच्चे को अगर लाओगे तो लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पता है वो क्या बोली, जो मुझे आज तक एकदम मेरे जहन में बैठ गया है, कि माई मदर, डॉक्टर साहब, वर्क्स फॉर rehabilitation of sexual workers, but she never thought कि मेरी बेटी से मैंने बात करनी चाहिए, कि आपने जैसे हमें समझाया, अगर एक बार मेरी माँ ने मुझे समझाया होता तो शायद मुझे ये ट्रॉमा से गुजरना ना पड़ता। हम हमारे बच्चों को बोलते दारू पीना खराब है, शराब खराब है, सिगरेट खराब है, ड्रग्स खराब है, तो हम सेक्स को खराब क्यों मान रहे हैं? हम क्यों उनको नहीं पहले से बता सकते हैं कि आप बड़े हो रहे हो, आप अट्रैक्ट होने वाले हो, ऑपोजिट सेक्स, सेम सेक्स, व्हाटएवर इट इज, how to protect your child, you have to teach your son and daughter to protect themselves. सेक्स एजुकेशन की काउंसलिंग सबसे पहले मदर से होनी चाहिए। It has to come from home. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे सर्वाइकल कैंसर का भी आपने सब देखा, जो ड्रामा हुआ था, और वैक्सीन की अवेयरनेस जो हो रही है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि इट इज प्रिवेंटेबल। जब हम प्रिवेंटेबल बोलते हो कि विथ राइट एजुकेशन एंड वैक्सीनेशन आप एक लाइफ टाइम में अवॉइड कर सकते हो। हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? अगर आपने वैक्सीन दे दिया है आपकी बेटी को बिफोर शी गेट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उसके पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी है फॉर दोज viruses. HP virus, human papilloma virus, is the virus which is causative for this cancer. एक बार आपके बॉडी में वो आ जाता है, आपकी बॉडी हील करेगी, फाइट करेगी, लेकिन घड़ी घड़ी बार बार अगर रेपिटेडली ये एक्सपोजर होता है तो एक टाइम आ जाता है कि आपकी बॉडी उसको हील नहीं कर सकती एंड फुल ब्लोन कैंसर हो जाता है। जैसे आपने गुटखा यहाँ पे रखा पहले दिन, तंबाकू रखा, आपको कैंसर नहीं होने वाला है। रिपीटेडली यहीं पे मैं तंबाकू लगा के मेरा काम करती जाऊंगी तो यहाँ पे अंदर की स्किन म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो छिल जाती है, उससे टबैको जो है वो ब्लड में जाता है और मुझे किक आती है। घड़ी घड़ी वो इरिटेट हो के वो स्किन में सेल्स हील एक अप टू अ लिमिट कर सकते, फिर वो जब हीलिंग होता है वो सेल्स कैसे भी ग्रो होते हैं, अब नॉर्मल होते हैं एक्चुअली। सो अ लाइफ span of a cancer, exposure to the virus to cancer can be anywhere between 15 to 25 years. और unprotected sex, multiple sexual partners, smoking, these are the most commonest things for cervical cancer. And these days kids, you know, 22-23 की साल में नौकरी मिल जाती है, फिर उनको अलग रहना होता है. Yes. I've seen kids, the same city में parents are staying separately, absolutely. kids are staying separately. They want privacy. Yeah. And they can't call the boyfriends home, so उनको live in में रहना है. Yes, yes. And if you walk this side ना mind space area में, अगर आप drive के लिए चले जाएं, you've seen रात को 1-2 बजे तक, oh God. So you know, ये क्या है कि ये जो Gen Z बोलेंगे हम इनको zombies. Yes. So they live for today. I have had couples, उनसे एक पॉजिटिव चीज भी सीखने जैसी है कि अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या दोनों की पास्ट लाइफ है, they are open about it. They are very clear कि ठीक है bags baggages है, I've accepted my partner with that. So they are very forgiving in some nature. They live for the moment. हम आगे का सोचेंगे, बच्चे के बच्चे हम बहुत सोचते हैं, वो लोग अभी मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे करना है, which is right, which is wrong, we are not here to judge on it, but they are happy to accept their partner जैसे वो है वैसे. लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है कि अगर
unfortunately a man is a carrier for these viruses. HIV virus बोलो, hepatitis B बोलो, HP virus that is human papilloma virus, ये सब वायरस आदमी के जो पार्ट होता है उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट उसकी स्किन के अंदर रहते हैं. तो अनप्रोटेक्टेड रिलेशंस या अनप्रोटेक्टेड सेक्स जब होता है वो वायरस एक औरत के वजाइना या योनि मार्ग में आके बैठ जाते हैं. She then has another partner. She passes to him. He, one more girl, and that is how it is spreading. So when हम उनको सिखाते कि अगर आपने कॉन्डोम यूज किया है तो ये पॉसिबल नहीं है कि it will get transmitted आगे. So then the next question is डॉक्टर कॉन्डोम से मजा नहीं आती, बिकॉज ये लोग सब गूगल करके आते हैं ना. ये तो बड़ा मिथ है. कॉन्डोम से मजा नहीं आती वो एब्सोल्युटली मिथ है. इट्स अ फॉल्स थिंग. आजकल कितने वैरायटी के कॉन्डम्स आते हैं, एक्स्ट्रा लुब्रिकेटेड, डॉटेड, थिन लुब्रिकेशंस है. तो इट इज not going to interfere in your sexual So kids act. they come to you and tell you that मजा नहीं आती. Exactly. Oh God. Exactly. नहीं डॉक्टर उसमें तो मजा नहीं आती इसलिए तो हम नहीं यूज करते. और उनको फिर हाफ नॉलेज डेंजरस है. तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो जाके आईपिल खा ली. उनको पता नहीं है कि आईपिल का फेलियर कितना हाई है. Actually. कितने हाई फेलियर्स है. और उनको फिर आईपिल जब आप खाते हो तो थोड़ा स्पॉटिंग हो जाता है कभी, तो उनको लगता है पीरियड आ गए, लेकिन वहां पे तो प्रेगनेंसी बढ़ रही है. और फिर 10 हफ्ते 12 हफ्ते 3 महीने 4 महीने में पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है. मेरे पास एक्चुअली मदर बेटी को लेके आई है and my heart went for that mother because that mother was one of the few mothers जो बेटी से सब बातें समझा के बताती थी. और बेटी का बॉयफ्रेंड था, उसने हमेशा बेटी को बोला है बेटा तू जाएगी यूज कॉन्ट्रासेप्शन, अगर आपको मेरे से बात नहीं करनी हम डॉक्टर के पास जाते हैं. बेटी ने सुनी नहीं बात और उसको इरेग्युलर साइकिल से, और उसके मन में तो उसने डिसाइड कर दिया था मेरे को तो पीसीओएस है. पीसीओएस में तो इनफर्टिलिटी होता है तो मैं तो कैसे ही प्रेग्नेंट होने वाली हूँ. 7वें महीने में वो मदर को पता चला है वो प्रेग्नेंट है. मदर चाइल्ड, और ये कोविड के टाइम पे आई थी. 21 ईयर ओल्ड गर्ल, पार्टनर इज 23, दोनों कुछ काम नहीं कर रहे लाइफ में. 21 साल का इंसान कहाँ पे सेटल होता है. एंड मदर केम की टर्मिनेट करना है. करीबन 1 घंटा बैठ के मेरे को उनको सिखाना पड़ा, समझाना पड़ा कि 7वें महीने में आप अबॉर्शन नहीं कर सकते. यू विल लूज योर डॉटर. अल्टीमेटली दोनों जन समझे, हमने डिलीवरी की और अडॉप्शन को बच्चा दे दिया. अडॉप्शन को दे दिया. There are these orphans, there are बॉम्बे में मानव सेवा संघ है. But after knowing that it's your child, how come you can give for 21? How do you bring up a child? यही चीज अगर आपने यूरोपियन कंट्रीज, लंदन में देखे, यूएस में देखे, गवर्नमेंट NHS pays for your health. तो अगर स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा रूल है कि टीन दे गेट सेक्सुअली एक्टिव मच अर्लियर देन आवर गर्ल्स इन इंडिया एज पर द डेटा, व्हिच आई फील इज नॉट राइट बिकॉज डेटा यू नो हाउ इट इज मैनिपुलेटेड. सो अगर लंदन में, यूरोप में, यू नो वन ऑफ द कंट्रीज में अ टीन गेट्स प्रेग्नेंट, अ टीन गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट, शी इज 17-18, she has a right to decide whether she wants to continue or not. Also their abortion laws are different in different states, वो तो हमें पता ही है. और अगर उसने डिसाइड किया कि मुझे, मैं भले 18 साल की हूँ, मैं हाई स्कूल कर रही हूँ, मैं कॉलेज कर रही हूँ, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, द गवर्नमेंट पेज फॉर द चाइल्ड एंड द मदर. सो द होल सिनेरियो इज डिफरेंट. इंडिया में इट इज एम्बैरेसिंग. वहीं से तो पहली बात आती है बच्चों को डांटना, making her feel guilty, make them shut up. yes, and तूने तो मुंह काला कर दिया हमारा, अब तो हम समाज को क्या दिखाएंगे. अरे तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे ने गलती की है क्योंकि आपने उसको सिखाया नहीं ना. आपने उसको सिखाया तैरना नहीं आता है तो पानी में जंप मत करो, गैस से जल जाओगे, अगर हॉट आयन है तो वहां मत जाओ. ये सब जब आप सिखा सकते हो तो आपके बच्चे को ये क्यों नहीं सिखा सकते आप कि सेक्स पीयर प्रेशर में तो करना नहीं है, और अगर आपको करना है तो प्रोटेक्शन तो यूज करो.
सो हमारा आई एम वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्कूल्स वेर वी हम जाके मेंस्ट्रुएशन पे बात करते हैं. सेक्स एजुकेशन? हाँ जी, सेक्स एजुकेशन डिपेंडिंग. हम 5th to 7th स्टैंडर्ड की लड़की लोग से सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करते हैं, बिकॉज सडनली गर्ल्स रोने लगती है, पीरियड क्यों आ गए, मेरे को कुछ लग गया, टीचर ब्लीडिंग हो रहा है, बिकॉज मम्मी ने कभी बात ही नहीं किया है. और आपको पता होगा 28 मई को तो अभी वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे गया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड हाइजीन डे. सो हम क्या सिखाते हैं, जब we start talking in younger girls, below the neck, above the knee, nobody touches you except your mother. So this we start with good touch, bad touch. So this is something उनको पता है. बचपन से आप सिखाओ, भले पापा है, भाई है, दादा है, चाचू है, कोई आपको टच नहीं करेगा. घर पे मम्मी और स्कूल में अगर आपके फीमेल टीचर है तो वही आपको टच करेगी. जैसे वो बड़ी होगी वो पूछेगी मम्मा क्यों आप ऐसे सिखा रहे हो. Yes, this is the time when you have to tell her. और काफी टाइम ना पेरेंट्स मदर्स बोलते कैसे ही बताऊं मैं मेरी बच्ची को उसको पीरियड्स आ गए. आई सेड आपको बहुत सिंपल तरीके से बताना है कि आप जब पैदा हुए तो पहले दिन आप चलने नहीं लगे. आप ग्रेजुअली रोलिंग हुआ, जब आपकी स्पाइन आपका वेट ले सकी तब आप चले. वैसे अभी आपका यूट्रस इज अ स्मॉल ऑर्गन, आपकी ओवरी सॉलिड है जब आप पैदा हुए. जैसे हॉर्मोन्स उसको जैसे हम पानी डालते पौधे में, वैसे हॉर्मोन्स उसको सींचने लगे तो वो ओवरीज में से अंडा निकलने लगा हर मंथ, और वो यूट्रस की साइज थोड़ी बड़ी होने लगी, उसमें लाइनिंग आने लगी. फिर जब बच्चा होगा तो यहीं पे वो उसको न्यूट्रिशन मिलेगी, आप उसको 9 महीना पालोगे, पोसोगे, और फिर बच्चा बाहर आएगा. जैसे स्कूल में फर्स्ट दिन पे जब आप चालू करते हो तो आपको एग्जाम नहीं होती ना, पूरा साल के बाद आपको एग्जाम आती है, फाइनल एग्जाम. सो डेली लाइफ इंस्टेंसेस में आप इजीली आपके बच्चे को समझा सकते हो. और आजकल तो जैसे मैंने बोला पेट पेरेंट्स की तो कुछ नई लहर छाई हुई है. तो अगर पेट्स कहाँ से, instead of after getting married also they bring a pet home. Yeah, so actually I just had a delivery the other day. पेशेंट का बीपी इतना हाई था कि उसको अर्जेंट में एडमिट करना था. पता है उसने क्या बोला, नहीं मैं घर जाऊंगा, इससे आपको कन्वल्जन आ जाएगा, फिट आ जाएगी, इतना हाई बीपी है. नहीं लेकिन मेरा डॉग घर पे अकेला है और हस्बैंड भी काम पे गया है. तो वो रोने लगी कि डॉग नहीं रहेगा तो मैं डिलीवर कैसे करूंगी. ऐसे हम हॉस्पिटल में बड़े बच्चे को अलाउ करते हैं, लेकिन डॉग आपके हिसाब से आपका बच्चा है, लेकिन हॉस्पिटल के हिसाब से वो एनिमल है, मैं नहीं अलाउ कर सकती. आई थिंक ये इट पुट मी थिंकिंग कि कल को हमको हॉस्पिटल्स जब बन रही है और जब जेनजी अगर डिसाइड किए कि उनको बच्चे चाहिए तो हमको एक पेट रूम रखना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग पेट पेरेंट्स पहले होने वाले हैं और फिर बाद में एक्चुअल पेरेंट्स होने वाले हैं. तो काफी टाइम मेरे पास जब एक कपल आता है काउंसलिंग के लिए, शादी के पहले या शादी के बाद कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो माय ओपनिंग स्टेटमेंट इज डू यू वांट अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, लेट्स टॉक अकॉर्डिंगली. आपको खुद का बच्चा चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो हमको उस तरफ जाना है, हमको सिर्फ आपको कॉन्ट्रासेप्शन सिखाना है. काफी टाइम क्या होता है कि यंग कपल मैरिड है, यंग माने 30 है, यंग इनके लिए तो करियर चालू किया है, औरतों को पीक ऑफ करियर है या फिर दे आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रमोशंस, नहीं चाहिए. 38 पे सडनली ममता जाग उठती है. फिर हम क्या करें? तो जब कपल आता है तो हमको सिर्फ उनको ये नहीं पूछना है कि आपको खुद का बच्चा चाहिए, maternal instincts है क्या? बिकॉज लेडी को क्या होता है, जब उसका करियर हो जाता है, घर हो जाता है, बाकी सब उसके बकेट लिस्ट टिक हो जाते हैं, फिर उसको लगता है कि हाँ भी मुझे मेरा बच्चा चाहिए. तो फिर 38-40 में इनफर्टिलिटी हो जाती है. बाय जेनेटिक द वे इंडियंस आर मेड compared to the western ones, their fertility goes on for a longer time. जबकि हमारी fertility 40-42 में कम हो जाती है. आपने सुना रहेगा कि 50-55 वाली औरतें प्रेग्नेंट हो रही है, but that is because of IVF. हम यूज कर रहे टेक्निक. Naturally, your fertility biological clock is best between 25 to 30. 30 onwards it starts dipping. 35 तक भी ठीक रहता है. 35 के बाद वो कम होता है. ऑल्सो सिर्फ फर्टिलिटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये भी हमको समझना है कि डाउन्स बेबी या मंगोल चाइल्ड जो होता है, जो स्पेशल चिल्ड्रन हम बोलते हैं, उसका इंसिडेंस
जैसे माँ की एज बढ़ती है वो बढ़ते जाता है। जब एक औरत 30 साल में बच्चा करती है तो प्रोबेबिलिटी कि उनको एक मेंटली चैलेंज स्पेशल चाइल्ड आए इज 1 in 1000। विसाविस जब 35 में वो डिलीवर करती है तो 1 in 250 to 350 हो जाता है। कारण कि उनके बॉडी में ओवरीज में जो एग्स है जब से उनको फर्स्ट पीरियड चालू है तब से है, तो अभी वो पुराने हो रहे हैं, जेनेटिक कंटेंट पुराना हो रहा है। जैसे एक फार्मर हर सीजन में नए बीज लाके बोता है, अगर उसने लास्ट सीजन वाले सो कर दिए डाल दिए तो शायद उपज इतनी अच्छी नहीं होगी। सो नेचर हैज मेड अ वेरी गुड बैलेंस। फॉर वॉट एवर रीजन हम अब्यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। So doctor, after 40, as you just said कि एग जो है वो पुराना हो जाता है, तो उस एग को हेल्दी रखने के लिए, उसे यंग रखने के लिए क्या कर सकते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस? कॉस्मेटिकली तो बाहर से हम 50 पे भी यंग लगते हैं और 60 पे भी। अनफॉर्चुनेटली सम थिंग्स गॉड हैज केप्ट इन देयर हैंड्स। एग की क्वालिटी जैसे जैसे, एक तो नंबर ऑफ एग्स कम हो जाती है, यू आर बॉर्न विद फिक्स नंबर ऑफ एग्स। ये हमको समझना है कि हम फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न हुए हैं। तो जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती थी, मुझे 100 रुपया 150 200, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ हम हमेशा कंगाल रहते थे, बैग बोरो स्टील होता था। वैसे जैसे एज होती है आपका एग क्वालिटी डाउन होता है। अगर आपने सिस्टम को अब्यूज किया है, स्मोकिंग, शीशा, स्मोक अप, स्मोक डाउन, अल्कोहल, ओबेसिटी, जंक फूड एंड अनट्रीटेड पीसीओएस, तो पक्का आपका एक क्वालिटी 30 में भी खराब हो जाने वाला है। हाँ, बट अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हो, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट इज नो ब्रेनर कि कंट्रोल योर पोर्शंस, खाने में थोड़ा कंट्रोल लाइए और बर्न आउट व्हाट यू आर ईटिंग। इट इज सो डिस्टर्बिंग कि आज 22 साल की लड़कियां, 18 साल की लड़कियां आती है ओबीसी और हमको उसको बोलना पड़ता है बेटा आप डाइट करो। मेरे खुद के बच्चे 18 और 21 की, मैं उनको क्या ही बोलूं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, अच्छा नहीं लगता है। जबकि हमने, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने वड़ा पाव देख के कभी बोला अरे मैंने कैलोरीज काउंट करनी है, अरे मैं कैसे खाऊं। कॉलेज जाते थे तो वही स्टेपल डाइट रहता था, बट हम सब जगह पे वॉक करते थे। तो एग क्वालिटी को इंट्रिंसिकली तो जैसे एजिंग है वो तो होने वाला है, बट आप सिस्टम को अब्यूज ना करें। स्मोकिंग इज वेरी टॉक्सिक। स्मोकिंग में जो निकोटिन और कार निकोटिन होता है, इट इम्पैक्ट्स योर एग इमीडिएटली। द पावर हाउस ऑफ द एग जो है उस पे इम्पैक्ट करता है और फिर ये खराब हो जाते हैं। तो 40 के बाद 43, आई हैव डिलीवर्ड इन द फैमिली समबडी एट 43। I have delivered, the oldest I have delivered is a 51-year-old. Obviously IVF pregnancy थी, लेकिन उसकी डिलीवरी करते करते मेरे आधे बाल सफेद हो गए, वो पक्का है। क्योंकि हेल्थ में प्रॉब्लम्स आते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, एजिंग की वजह से, और हमको बहुत सारी टेस्ट करनी पड़ती है टू मेक श्योर कि अगर ये बच्चा पैदा होने वाला है तो मेंटली फिजिकली नॉर्मल है। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम को अब्यूज ना करें। आपकी बॉडी को जैसे सब बता रहे कि इट्स अ टेम्पल, प्रे, कीप इट गुड। और अभी ये ना क्या हो गया, नया फैड है, एक तो वेपिंग और दूसरा शीशा। उनको लगता है इसमें तो टोबैको है ही नहीं। सबसे गंदी वाली बात है, आपको पता है वेपिंग में क्या ऑयल जाता है किसी को पता नहीं है, और शीशे में फ्लेवर्स बोलते हैं, लेकिन टोबैको तो होता ही है। और वो जो फॉइल है जिसके नीचे से आपका कोल आता है, वो कोल की क्वालिटी क्या है। तो ये सब चीजें खराब है। चलो एक आध बार किसी ने कर लिया, इट्स नॉट बैड। हम भी चीट रखते हैं, हम भी कभी ज्यादा खा लेते हैं। अभी आम की सीजन है, फेवरेट है सबके, तो खा लेते तभी। बट ओवरऑल अगर 90% ऑफ द टाइम यू आर लिविंग अ गुड हेल्दी जंक फूड, तो फिर बाहर से ऑर्डर कर लेना है, स्विगी जोमेटो। मेरे बच्चों को ना एक कल्चरल शॉक आ जाता है कि जब हम हॉस्टल की बात करते, मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है, तो उनके तो वहां पे कैंपस में पिलानी में तो 4 बजे तक कैंटीन्स चालू रहती है। तो बोलते हैं आप कैसे मैनेज करते थे। ऐसा हमारे मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था, और संडे को तो मेस खाली बंद ही रहती थी। और अगर 24 आवर्स ड्यूटी की है, रात को 2 बजे पता चला अब फ्री हुए, तो खाना तो कुछ मिलता नहीं था। तो आप स्विगी क्यों नहीं कर लेते थे। तो मैंने बोला उस जमाने में स्विगी नहीं होता था बेटे। ही जस्ट लुकिंग एट मी कि पता नहीं शायद अभी मम्मी केव के बाहर अभी निकली है। तो ये जेंजी को नहीं समझ में आ रहा है कि what it was।
I think our generation has seen a lot of changes and we value it. बट इन लोग ने प्रोसेस फूड ही देखा है. अभी जब जैसे मैं बोल रही हूँ कि यंग गर्ल्स आती है मेरे पास पीसीओएस से, और उसने मुझे बोला, डॉक्टर यू आर द थर्ड पर्सन. शी एंटर्ड द कैबिन सेइंग, आप थर्ड गायनेकोलॉजिस्ट हो, XYZ has recommended you. I read your interview somewhere else and you are highly recommended, so I have come. I said, yes बच्चा, how can I help you? पीसीओएस है मुझे. फिर हमने सब बात की. एंड वो लड़की एक्चुअली मोटी नहीं थी, बट बहुत स्ट्रेस था. घर से दूर आके रह रही थी, मेट्रो में रहना इजी नहीं है, एंड शी वाज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, तो हर रोज बाहर का खाना है. तो शी एक्चुअली टोल्ड मी कि डॉक्टर, लास्ट डॉक्टर ने मुझे इतना डांटा कि तू बाहर का खाएगी तो कैसा तेरा पीसीओएस जाएगा. शी हैड टीयर्स. बोलती, डॉक्टर मेरे पास किचन नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसे बच्चा, आपको बाहर का खाना है, आप हेल्दी ऑप्शंस ले सकते हो. और अभी वेदर यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम स्विगी, जोमैटो, होटल्स, एवरीवेयर यू आर गेटिंग हेल्दी ऑप्शंस. आप हर टाइम मैदे वाली चीज की जगह पे आप राइस, चिकन, यस, KFC, द फ्लेवर्स, और जितने फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं उसमें केमिकल्स उतने ही पड़ते हैं, उतना ही अजीनोमोटो जाता है टू कीप इट क्रिस्प एंड टेस्टी. सो ये सब चीजें ना, जब माँ बाप भी बच्चों को भेज रहे हैं बाहर कहीं पढ़ने के लिए, तो सेक्स एजुकेशन देना, आप कैसे लाइफ मैनेज करोगे. जब तक आपके पास थे आपने उनको ऐसे रखा है, उनको दाल कौन सी है, तुअर की और अड़द की नहीं पता है फर्क, और सीधा आप उसको उठा के एक हॉस्टल में पटक देते हो, पैसे देते हो. ऐसे नहीं होता है ना. ये बच्चा स्ट्रेस में पीसीओएस कितना बढ़ जाता है. Males also have PCOS. Yeah, I wanted to know about that also. Yes. So genetically अगर मदर को है PCOS तो 24% chance that the girl can get it. Mother and one daughter has had it, then maybe 32% to 35% that the second daughter can get it. Also families where जहाँ पे शादियां अंदर अंदर हो रही है, second cousin, third cousins के साथ आप शादियां कर रहे हो, तो जो हमारे पुराने में लिखा है, वेदों में लिखा है कि 7 पीढ़ी या सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है. उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर आपके क्रोमोसोम पे एक वीक जीन है, तो व्हेन 2 वीक मैरी इट गेट्स कंपाउंडेड. दैट इज व्हाट वी से ना, कि अगर आपको थैलेसीमिया है तो आपके पार्टनर को नहीं होना चाहिए, वरना बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है. सो यही सब चीजें हैं कि आपको ये आपके बच्चों को भी सिखाना है कि अगर कल को आपने पार्टनर ढूंढना है तो देखिए कि उनमें हेल्थी है आपका पार्टनर. इसका मतलब ये नहीं कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शादी नहीं कर सकते हो. बट मेन पीसीओएस इज लेस देन मे बी 2 to 3%. बट हाँ, ओबेसिटी and abuse of technology, lot of laptops, all the time, and again junk food, drinking, smoking, they are not far off. That's true. So irregular periods, is it really serious matter or it's okay? So what is the like cause? If it is like happening every month, it's serious, or like कभी-कभी होता है तो ठीक है. कभी-कभी होता है तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होने ही वाला है, तो वो ठीक है. जैसे ठंड का मौसम है तो आप थोड़ा ज्यादा खा लोगे, गर्मी में कम खा लोगे, वैसे ठीक है. अभी इरेगुलर कौन से एज ब्रैकेट में, वो जानना बहुत जरूरी है. अगर लड़की ने पीरियड्स चालू किए 11, 12, 13 साल की उम्र में, पहले दिन से उनका पीरियड्स रेगुलर नहीं होने वाला है. गिव हर बॉडी 3 to 5 years टाइम फॉर द क्लॉक टू सेट डाउन. तो 12 साल की लड़की को 2 महीने पीरियड्स नहीं आए तो पैनिक करना नहीं है. तभी अगर उसका वेट गेन हो रहा है तो मम्मी का एंटीना ऊपर जाना चाहिए. एक्सरसाइज कराओ, जंक फूड बंद करो, कोला बंद कर दो, साइकिलिंग कराओ, स्विमिंग कराओ, स्किपिंग कराओ, भगाओ लड़की लोग को. सो ये माँ खुद ही नहीं करती होगी तो चैरिटी बिगिंस एट होम. सो जब मेरे पास आई थी एक लेडी जो लेके आई उसकी बेटी को पीसीओएस, और मुझे बोलती है वो कुछ खाती नहीं है, वो सिर्फ आलू की सब्जी खाती है और बहुत भूख लगती है तो मैगी खाती है. और बेटी उनकी थी अबाउट 17-18 years, कॉलेज जा रही है. तो बोला पहली बार मैगी तो उसको आपने ही खिलाया था. Exactly. वो तो खुद चल के तो आई नहीं थी. तो अगर आपने उसको शॉर्टकट के लिए वो नहीं खा रही है करके आपने उसको मैगी खिला दिया है, तो आपने तो बंदर, और आपने तो बंदर को दारू चखा दिया है. तो फिर फ्राइड फूड आल्सो. एब्सोल्युटली. सो ये सब इट इज गुड. हम भी खाते थे वेफर्स, ऐसा नहीं है कि हमारे डब्बे में भी नाश्ते के वेफर्स जा रहे थे, लेकिन कितनी टाइम जा रहे थे.
वंस इन अ वाइल। ज्यादातर हम डब्बे में क्या लेके जाते थे, रोटी सब्जी, अभी गुज्जू फैमिली से होते तो थेपला वाज आवर स्टेपल डाइट, मसाला पूरी, कुरमुरा, ये सब लेके जाते थे। बट हर रोज आप बिस्किट्स, और एक नया फैड है कि बच्चा ने दूध नहीं पिया तो चलो हेल्थ ड्रिंक डाल दो जिसमें 4 चम्मच चीनी रहती है, इतना स्वीट रहता है, बच्चे को पिला दो। तो दो चीज है जो आजकल की मदर्स को अंडरस्टैंड करना है। दिस इज इन माय प्रैक्टिस ऑफ 24 इयर्स, जो मैंने मदर का इवोल्यूशन देखा है औरतों का। एक प्रोजेक्ट है बच्चा उनके लिए, सब टिकमार्क होना चाहिए। बेबी शावर हैज टू बी बेस्ट बिकॉज आई हैव टू पोस्ट पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। माय डिलीवरी के बाद आई हैव टू लुक सो ब्यूटीफुल। अंदर भले हार्मोन्स ने तांडव करके दिया है, तांडव, बैंड भी नहीं, तांडव। 9 महीने जो आपके हार्मोन्स ऊपर जा रहे थे अब नीचे आ रहे हैं, तो आपको डिप्रेशन, लो फीलिंग तो होने वाला है। बट हमको दिखना बहुत अच्छा है क्योंकि हमको तो हर रोज एक पोस्ट डालनी है। और उनका कैसा है कि बच्चा उठ उठ बैठ बैठ, जैसे पेट होता है ना, और पेट कभी आपको आर्ग्यू नहीं करेगा, मुंह नहीं खोलेगा। तो मतलब बच्चे की पर्सनालिटी खुद की कभी हो ही नहीं पाती है, मतलब जैसे पेरेंट्स उसे टेम करेंगे, as good as a robot, the बच्चा will not have a personality of his or her own. It'll be like the reflection of the father and the mother. And a more mechanized or mechanical, 8 बजे मेरे बच्चे ने सोना है तो सोना है. It's good to have discipline, but you can't be ruthless. So doctor, as you had mentioned some time back, अभी थोड़ी देर पहले, कि egg की फर्टाइल होने के बारे में 40 के बाद, तो कैसे पता चलेगा कि अभी भी आपका एग फर्टाइल है, अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं? इसके लिए कोई टेस्ट होता है? हाँ जी, सो वी हैव सम ब्लड टेस्ट कॉल्ड AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन. इट जस्ट टेल्स यू द क्वालिटी ऑफ योर एग एंड कितना रिजर्व्स बचा है आपका. इट्स नॉट अ श्योर शॉर्ट थिंग. अब जब भी ब्लड टेस्ट करोगे, एक वजह शुगर करते हो, हीमोग्लोबिन एक रेंज होता है, राइट? 11 to 14 फॉर योर हीमोग्लोबिन. डायबिटीज है तो 90 to 100, यू नो, ईच. तो वैसे एक रेंज है उसका. सो इफ टेक्निकली बाय टेक्स्ट बुक्स, इफ योर AMH लेवल्स, आपका AMH लेवल्स 2 के नीचे है, तो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है. उसका मतलब ये नहीं कि हिट द पैनिक बटन, बट इट मीन्स प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लान योर प्रेगनेंसी सून. योर स्टोर्स आर गेटिंग डिप्लीटेड. आपके जो स्टोर्स है वो धीरे धीरे फटाफट कम हो रहे हैं, और शायद एग क्वालिटी खराब है. तो जब एक एग क्वालिटी खराब होती है और फर्टिलाइजेशन नेचुरली होता है, तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं. दैट इज हाउ नेचर हैज मेड इट. इवन टुडे हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि 22 to 25, 22 से 25% औरतें, उनका फर्स्ट 3 months में गर्भपात या अबॉर्शन हो जाता है. दैट इज नेचर्स वे ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड terminating pregnancies which are not healthy. तो 100 years back जब सोनोग्राफी नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, इतना सब अवेयरनेस नहीं था, इसलिए बोलते थे कि 3 महीना खत्म हो गए, अभी तक पीरियड्स नहीं आए, तो सबको बताओ कि प्रेग्नेंट है. 7वें महीने के बाद नाम डालते थे कि दाई को बुलाते थे, बिकॉज तब उनको फील होता है मूवमेंट्स. सो टेक्निकली जैसे बच्चा तो जैसे कंसीव होता है एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट्स कंटिन्यूसली स्विमिंग इन द वाटर, जो पानी रहता है इर्द गिर्द, लाइकर जो हम बोलते हैं. बट जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है, 6 months के बाद वो अराउंड 500 grams का होता है, तो आपको ऐसा टक 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 फील होता है ना, जैसे बटरफ्लाईज आते हैं या आप बबल रैप को टक टक करते हो. तो इसके लिए बहुत साइंटिफिक है. हमारे जो पूर्वजों ने हमको बताया है कि आपको अच्छे से फील हो रहा है, तो हाँ चलो 7 महीना हो गया, फिर गोद भराई करो, ये करो, वो करो, ब्लेस दैट द चाइल्ड को एक सेफ पैसेज होके आ जाता है. सो एज द मदर, एज औरत की एज जब बढ़ती है, अनफॉर्चुनेटली एग क्वालिटी डिप डाउन होने वाली है. और अगर आपने सिस्टम को अब्यूज किया है तो फटाफट खराब हो जाएगी. 45 के बाद IVF है जहाँ पे आप ले सकते हो. IVF जब हम बताते हैं तो वो जैसे हमने बोला साउथ इंडियन फूड, तो उसमें सिर्फ इडली सांभर या डोसा नहीं आता है, कितना सारा क्विजीन है, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला. वैसे IVF इज आर्टिफिशियल वे टू गेट प्रेग्नेंट. नेचुरली जब एक कपल प्रेग्नेंट होता है तो अंडा निकलता है, ट्यूब में जाता है, तभी एक स्त्री पुरुष का संबंध रहता है. स्पर्म्स जो होते हैं वो बॉडी में एंटर होके, दे आर नेचुरली ऑपोजिट चार्ज. सो
नेगेटिव और पॉजिटिव होते तो अटैच वो दे आर गोइंग टू गेट अट्रैक्ट हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर आके वो वूम की लाइनिंग में आके चिपकते हैं, जिसको एंड द लेडी मिसेस हर पीरियड, औरत का माहवारी बंद हो जाता है, उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। आईवीएफ में आपका ट्यूब्स ब्लॉक है। सो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इन अ ग्लास डिश, इन विट्रो, राइट। सो नेचुरल प्रेगनेंसी को इन विवो बोलते हैं, बॉडी में हो रहा है वो। तो जिस औरत की ट्यूब्स बंद थी उसके पास चांस ही नहीं था। जैसे अगर ये दरवाजा रूम का बंद है तो आप बाहर कैसे जाओगे? आपको या फिर खिड़की से जंप करना पड़ेगा या फिर दरवाजा को तोड़ना पड़ेगा। तो एग्स निकालते हैं, स्पर्म हस्बैंड का देते हैं, बाहर फर्टिलाइजेशन करते, वो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग को एक बार वो जब फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद उसको ग्रो करते हैं 2 days, 3 days, 4 days एंड डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ एग, जब एक मेल और फीमेल का उसका फर्टिलाइजेशन होता है, इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग मल्टीपल्स में, वो डिवाइड एक्सपोनेंशियली डिवाइड होता है, बॉल ऑफ मास हो जाता है। तो कौन से स्टेज पे आपने उसको ट्रांसफर किया है उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, डिफरेंट नोमेनक्लेचर है। तो आफ्टर 40 अगर एक क्वालिटी खराब है, कभी कभी अंडर 30 ऑल्सो, बिकॉज जब हमने बात की कि ओवेरियन फेलियर हो सकता है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, तो डोनर एग शायद लेना पड़ता है। तो आईवीएफ के रूल्स अभी काफी चेंज हो गए, गवर्नमेंट हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। वी नो कि कितना अब्यूज होता था, सरोगेट्स का कितना मिसयूज होता था। तो अभी रूल्स स्टिल इट्स इन द नाइव फेज, अभी बहुत उसमें जैसे ही लूप होल्स आ जाते हैं, कुछ कुछ अलग निकाल जाता है वो लॉ का मिसयूज। बट आफ्टर 40 जनरली अगर फर्टिलिटी नहीं अच्छी है, then a lady might have to look at a donor egg. But एक आदमी 50, 60, 70 साल में भी एक औरत को फर्टिलाइज कर सकता है। स्पर्म्स में ये प्रॉब्लम नहीं आता है कि दे बिकम ओल्ड। जैसे औरत का माहवारी बंद होता है जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, वैसे मेल्स का होता है जब उनकी सेक्सुअल डिजायर्स कम हो जाती है, जिसको एंड्रोपॉज बोलते हैं। इंडियन विमेन जनरली 48 to 50 की एज में उनको मेनोपॉज होता है। इंटरनेशनली 52.1 years इज द एज। एंड्रोपॉज मेल का जो पैरेलल पार्ट ऑफ मेनोपॉज है, इट्स अराउंड 55 to 60। बट अगर वो स्मोकर है, हेविली अल्कोहलिक है, डायबिटिक है, तो उनको ये जल्दी हो सकता है। जब वी गॉट इंडिपेंडेंस 75 years अगो, एक औरत का मेनोपॉज का एज was about 48, लाइफ एक्सपेक्टेंसी was 65, राइट। तो 20 साल भी वो बिना हार्मोन्स के नहीं रह रही थी। आज जब मेडिकल साइंसेस हैव एडवांस सो मच एंड मेनोपॉज थोड़ा जल्दी आ रहा है, तो 45-48 में मेनोपॉज हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ वुमन जैसे कि हम बात कर रहे हैं इज 85 years। तो 40 साल वो बिना हार्मोन्स के रहने वाली है, या 30-35 साल। तो इसके लिए मेनोपॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन्स हेल्थ। So IVF में are there chances, like, you know, can you choose कि कितने babies हो सकते हैं? Like, so as per the 2 law, or 1, yeah. So initially I'm sure you have read, आपने सुना है 6 बच्चे निकले, 7 निकले, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स, क्विंटुपलेट्स। बट अभी लॉ है कि 1 या 2 ही एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। And the doctor can choose कि कितना? नहीं, so as per the IVF consultant and the law, generally they will give a, वो देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो क्या है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। यू कैन फ्रीज योर एम्ब्रियोज एंड कीप। अभी शायद आपके एंड द मदर, द पेशेंट कपल ऑल्सो कैन चूज कि हमको एक ही अभी ट्रांसफर करना है, कि शायद अगर 2 हो जाएंगे तो मदर की हेल्थ वो कैरी कर सकेगी कि नहीं। जैसे मल्टीपल हो जाते हैं तो हाई चांसेस ऑफ अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस, सो वो बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है। जब तक बच्चा नहीं है इट इज ओके, बट वंस एक औरत प्रेग्नेंट होती है, फिर उसकी ख्वाहिश है कि मेरे हाथ में मुझे बच्चा चाहिए। फिर अगर वो मिसकैरेज हो जाता है, ऑल्सो क्या होता है कि इतनी मेडिसिन खानी पड़ती है उनको, कॉम्प्लिकेशंस होता है, मेडिकल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज हो सकता है, थायराइड। फॉर आईवीएफ के लिए मेडिसिन लेना शी हैज अ प्रॉब्लम, इफ शी ऑलरेडी हैज अ प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस होते हैं।
it is 35%, 33% male causes, 33% female causes, and 33 to 34% unknown causes. कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहते, फिर भी couple cannot get naturally a baby. So when we are talking कि शायद उनको hormonal imbalance है, PCOS है, ovulation ही नहीं हो रहा है, अंडा ही फूटता नहीं है टाइम पे, तो कैसे ही कोई प्लान करे कि कब हमने रिलेशन रखना है, तो IVF करना कभी पड़ता है. ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, हस्बैंड या वाइफ HIV पॉजिटिव है, सीरो पॉजिटिव है, तो हमको IVF से वी ट्राई एंड नॉट लेट देम हैव अ नेचुरल कोर्स बेबी डिपेंडिंग हाउ इन्फेक्टिव दे आर. हस्बैंड का कभी एक्सीडेंट हो गया है, प्रॉब्लम्स है उनको. आजकल मेल इनफर्टिलिटी भी ऑन द राइज है. अगेन टाइट क्लोथ्स, हॉट योगा जो बीच में आपने सुना रहेगा नहीं था. हाँ अब कम हुआ है थोड़ा. हाँ, बिकॉज उससे डायरेक्ट डैमेज होता है. जो मेल के बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो गोटियां हम बोलते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल अपना बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री कम होना चाहिए, क्योंकि दे आर लिटरली हैंगिंग इन अ बैग. स्किन की बैग में वो गोटियां रहती है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं. उनको आजू बाजू में मसल फैट वगैरह का इंसुलेशन नहीं रहता है. तो जब आप हॉट योगा करते हो, आई हैव हैड पेशेंट्स कि हस्बैंड काउंट ड्रॉप टू 0 बिकॉज ऑफ डूइंग योगा एट 42 and 44 डिग्रीज टेम्परेचर. सो वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, सूज जाता है, जैसे आपको वेरिकोसिटीज हो जाती है, और फिर वो गर्म तापमान में वो स्पर्म्स जी नहीं सकते और वो मर जाते हैं. सो पेशेंट्स और हस्बैंड्स वर्किंग इन हॉट फर्नेसेस, तंदूर में जो काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन है, एक्सेसिव जिमिंग, हॉट सोना, हॉट स्टीम, उन लोग सबको बोलते कि प्रोटेक्ट योर प्राइवेट पार्ट्स. तो इनफर्टिलिटी एंड लैपटॉप्स तो है, ये पॉकेट में मोबाइल रखते हैं. And laptops on the lap actually, you know. Absolutely. Without the laptop heat, table. Yes. And mobiles kept on the pocket, in the pocket, lower pockets. That also causes damage because of the heat. These are very sensitive organs, you know. हम 2 दिन रात को सोए नहीं है, अभी मेरे नाइट इमरजेंसीज आ जाती है तो तीसरे दिन मेरी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है. तो ये इंटरनल ऑर्गन्स आर सो सेंसिटिव एंड डेलिकेट. वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, एंड उनको जो तापमान चाहिए हमको देना है उनको, तो ही वो फंक्शन कर सकेंगे. हम अगर उनको अब्यूज करेंगे तो फिर हम नहीं बोल सकते कि ये क्यों मेरे पीरियड्स खराब हुए, क्यों मुझे फर्टिलिटी नहीं हो रही है. एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी वो अलग लेवल का है. जैसे बच्चा एक प्रोजेक्ट हो गया है, वैसे प्रेगनेंसी भी एक प्रोजेक्ट और टिक ऑफ द बकेट लिस्ट है. 2 महीने ट्राई किया, नहीं हुआ, भागो. नहीं, मैंने तो डिसाइड किया था. एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मुझे ना दिसंबर में ही डिलीवरी करना है डॉक्टर. सो कौन सा स्टार्ट साइन होगा वो भी डिसाइड होता है पहले. सो डिजाइनर बेबीज तो बन नहीं सकते, बट ईच मदर एज अ परफेक्ट बेबी, आई विल से. यू नो, किसी भी माँ को पूछोगे हाँ मेरा बच्चा तो बेस्ट है, वो तो माँ बोलने ही वाली है ये. बट एक थोड़ा इग्नोरेंस रखेंगे ये चीज में. हर चीज गूगल नहीं करना है, डॉक्टर से पूछो, आजू वाले बाजू वाले को पूछ के. इट इज नेवर गोइंग टू बी द राइट इंफॉर्मेशन. ट्रू. So what is the full procedure of IVF? So basically 12 months लगातार अगर आपने इंटरकोर्स करते हैं, एक कपल सेक्सुअली एक्टिव है, कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करते हैं, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो वो कपल को इनफर्टिलिटी है ऐसा हम लेबल करेंगे. फिर आप नॉर्मल गायनेक के पास जाओगे जो बेसिक टेस्ट करेंगे. हस्बैंड का धातु का तपास जिसको सीमेन एनालिसिस बोलते हैं वो करेंगे. हार्मोनल प्रोफाइल वाइफ और हस्बैंड का, डायबिटीज नहीं है, थायराइड नहीं है, हीमोग्लोबिन कम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, यूरिनरी इन्फेक्शन हस्बैंड को नहीं है. बिकॉज एज वी नो कि हस्बैंड का आउटलेट फॉर सीमेन एंड यूरिन इज द सेम पाथ. तो अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो स्पर्म्स उसमें मर जाएंगे. तो ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ओवरीज कैसी हेल्दी है, AMH लेवल्स क्या है, ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, सोनोग्राफी करके हम देखते हैं. फिर एज अ बेसिक गायनेकोलॉजिस्ट हम उनको एडवाइस देते हैं, बेसिक मेडिकेशन देते हैं टू हेल्प देम गेट प्रेग्नेंट. बट अगर ट्यूब्स बंद है, एंडोमेट्रियोसिस आपने सुना रहेगा, आजकल बहुत कॉमन है कि फॉर सम रीजन जो पीरियड्स में ब्लड बाहर आता है वो पीछे रेट्रोग्रेड फ्लो होता है, तो ट्यूब्स के ऊपर डैमेज हो जाता है, ब्लड जमा हो जाते हैं, ओवरीज पे सिस्ट हो जाती है जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ब्लड कलेक्टेड हो जाते हैं और वो ब्राउन कलर का होता है. तो ये सब में फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, तो नेचुरली नहीं हो पाता, इसलिए उनको कंसल्ट IVF के द्वारा ही प्रेगनेंसी रुकेगी.
And what is the test like, the fertility test for men and women? Semen analysis is for the men, that's the only test. Okay. अगर semen analysis में count कम है, motility, sperms की आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है वो अगर पुअर है तो फिर सोनोग्राफी ऑफ द प्राइवेट पार्ट करते हैं, जिसको कलर डॉपलर बोलते हैं, कि वहां पे सूजन है क्या. कभी कभी बचपन में मम्स जो गालगप्पे बोलते हैं ना, ऐसा जो हो जाता है 7-8 7 to 10 की एज में, अगर वो बहुत सिवियर हुआ है तो साइड इफेक्ट ऑफ दैट इज इन सूजन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्राइवेट पार्ट. उसकी वजह से द मैन कैन बिकम इनफर्टाइल. कभी कभी बचपन में स्पोर्ट्स खेलते समय बॉल लग गया है, इंजरी हो गई जो पता भी नहीं है बच्चों को, काफी उसकी वजह से डैमेज हो सकता है. तो टेस्टिस में डैमेज हो सकता है, तो मोटिलिटी स्पर्म्स की खराब हो सकती है. समटाइम्स यू कैन ट्रीट इट दवाई से, कभी माइल्ड सर्जरी से. और क्या होता है कि अगर मोटिलिटी नहीं है, आपको यहाँ से अगर दादर जाना है तो आपको चलना है, बस लेनी है, ट्रेन लेनी है, लेकिन यू हैव टू मूव. आप यहीं पे रहोगे तो दादर तो यहाँ आने वाला नहीं है. तो वैसे ही है कि स्पर्म जब एक लेडी की बॉडी में जाते हैं, ड्रॉप होते हैं वजाइना में या फिर योनि मांग में, उनको अंडे तक पहुंचना है. अगर उनमें वो क्षमता नहीं है आगे बढ़ने की तो इनफर्टिलिटी है. ताली दो हाथ से बचती है. तो दोनों को मिलना जरूरी है और टाइम पे मिलना है. एक बार एक औरत का ओव्यूलेशन या अंडा जब फूटता है, दैट इज मिड साइकिल, इफ योर साइकिल्स आर रेगुलर, 12वें 13वें 14वें दिन में, इट इज अवेलेबल फॉर 3 days. 3 दिन तक वो एग अवेलेबल है फॉर फर्टिलाइजेशन. उसके बाद अगर 5वें 7वें दिन में आपने इंटरकोर्स रखा तो नहीं होगा. तो काफी टाइम इनफर्टिलिटी का कॉज इज नॉट नोइंग. अगेन इट कम्स बैक टू सेक्सुअल एजुकेशन. पेरेंट्स ने नहीं दिया है, स्कूल में नहीं मिला है, कॉलेज में नहीं मिला है, तो उनको पता ही नहीं है. काफी टाइम वो लोग पीरियड्स के टाइम पे रखते हैं, पीरियड्स के इमीडिएटली बाद रखते हैं. तो हम कपल को एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो पीरियड्स के 10वें से 20वें दिन पे आप रिलेशंस रखो, डेली रखो, ऑल्टरनेट. अभी इसमें भी बहुत सारे है कि मिथ है. Premarital counseling is also important. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट हैज हैपेंड कि अगर ईदर पार्टनर इज इनटू हेवीली इनटू स्मोकिंग, वो सब बंद करना पड़ेगा. यू हैव टू कम अक्रॉस क्लीन इफ यू हैव टू स्टार्ट a new life. All that is going to affect. And smoking, we have more than enough reports which says कि बच्चे के दिमाग पे खराब असर होता है. मदर अगर डायबिटिक है, उसका शुगर्स कंट्रोल पे नहीं है, उसका एवरेज शुगर्स जब हम बोलते हैं एक नंबर के ऊपर रहता है, तो बच्चे में हार्ट का प्रॉब्लम आना ही आना है. तो ये सब करना बहुत जरूरी है. सो जस्ट ब्लड पैरामीटर्स नहीं, डेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यूएस में देर आर सम स्टेट्स वेरिन यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर डेंटिस्ट when you are into your pregnancy counseling कि you are fit. Because dental health में क्या होता है कि अगर आपको गम का इन्फेक्शन हो गया तो आपका गम सूज जाता है और गम के नीचे से ब्लड वेसल रहते हैं, तो इमीडिएटली इन्फेक्शन हो जाता है which can cause preterm labor. Oh. So ये छोटी छोटी चीजें हैं which we are not aware. And we don't expect a normal person to be aware of. और ये सब चीजें आपको गूगल में नहीं मिलेगी. आपको गूगल में सब डरावनी चीजें ही मिलती है. सो हेल्दी खाना है, कम क्लीन 3 months पहले, जस्ट मेक श्योर. अभी पेशेंट्स ना ये सब चीजें उनको नहीं पता होती. मैं कॉफी पी सकती हूँ क्या, मैं मैगी खा सकती हूँ क्या, मैं चीज खा सकती हूँ क्या, ये प्रोसेस्ड है, वो प्रोसेस्ड है. अरे बहन, हवा भी तो पोल्यूटेड है. न्यूजीलैंड के आइलैंड में जाके तो तू रहने वाली नहीं है. So my next question is this only: what to eat and what not to eat once a woman had she's pregnant, conceived. So first 3 months are very important because तभी एक egg और sperm is fertilized and is going to form a full blown baby. So तब आपने अगर गलत कुछ खा लिया which is toxic, या फिर आपने कुछ रेडिएशन एक्सपोजर हो गए, तो वहां पे लफड़ा होने वाला है. बच्चे में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. टिपिकली एब्सोल्यूट नो इज ऑब्वियसली नो ब्रेनर, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो वीड, नथिंग ऑफ दोज सॉर्ट्स, राइट. एक फैग इधर उधर नहीं. आई हैव एक्चुअली हैड अ पेशेंट जिसका हस्बैंड हैड रेड कि 1 glass of beer if the lady drinks every day, the child will be intelligent. Oh. And उसने मेरे को, he got some write up. I said, you try, if your child is intelligent, you tell me. I can't tell you. I said, तुमने पीना है तो तुम पी लो.
I mean, why would you do such a thing? So ये सब चीजें, I don't know, they are so authentically written, or people want to read it. Yeah. Either of the two. Yeah. Generally, we say avoid papaya, pineapple. The reason behind it, textbooks will not say anything medical, but papaya में papain करके enzyme है और pineapple में bromelain. So these are known to cause a little irritation in the uterus. तो कभी-कभी if your pregnancy is not healthy, आपका हार्मोन्स थोड़ा वीक है तो थोड़ा स्पॉटिंग वगैरह हो सकता है, एंड इफ इट्स नॉट अ हेल्दी प्रेगनेंसी मिसकैरेज भी हो सकता है. तो वी से अवॉइड फॉर द फर्स्ट 3 months. Obviously, any roadside junk food which is not cooked. Uncooked food is the best way to get infection. Stomach infection कब होगा आपको? Gastroenteritis कब होगा? जब आपने गोलगप्पे खा लिए. Jaundice कब होगा? जब आपने गन्ने का जूस पी लिया. वो सब वॉश नहीं किया होता है. मिक्सी कहाँ पे रोड साइड जूस वाला वॉश करने वाला है, और वो कौन से पानी से धोने वाला है. तो जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस ई, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस, ये सब अवॉइड करने के लिए डोंट ईट रोड साइड फूड. मन किया खाने का तो कुछ भी कुक खा लो आप, इडली सांभर गरम गरम खा लो, रोटी सब्जी खा लो, आप सैलेड मत खा लो, आप कच्चा चाट मत खा लो. चॉकलेट्स एंड कॉफी एब्सोल्युटली ओके. आप कितना खाने वाले हो? चॉकलेट्स एंड कॉफी से ज्यादा पता है मुझे क्या क्वेश्चंस आते हैं पूजा? केसर खा सकते कि नहीं, गरम पड़ता है. द वियर्डेस्ट आई हैव हर्ड इन 24 years ऑफ माय प्रैक्टिस, हींग और केसर. और मैं सोचू इससे इतनी से ज्यादा हींग कौन ही खा सकता है. नहीं, बट हींग गरम पड़ती है. ऐसे तो एक डब्बा एक दिन में खाने वाली तो पक्का गरम पड़ेगी, तो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो भी. सो एवरीथिंग इन मॉडरेशन. जब हम कॉफी की बात करते हैं, द ब्लैक कॉफी कल्चर हैज कम टू इंडिया बिग टाइम. हम तो सिर्फ दूध में कॉफी डालते थे, अब कॉफी में पानी जाता है. सो 25-30 grams ऑफ कॉफी पाउडर इन द होल डे इज एक्सेप्टेबल एज पर द डेली रिक्वायरमेंट. देन आप दूध के साथ लो, पानी के साथ लो, आपको डीकैफ लेना है तो ले लो. ये सब चीजें ऐसी है कि वर्ल्ड वाइड स्टडीज इनफ नहीं है. कौन सी प्रेग्नेंट लेडी बोलेगी हाँ चलो मेरे पे आप एक सर्वे कर लो, आई एम सेइंग यस फॉर द स्टडीज दैट यू वांट टू ट्राई, कि MSG वाला फूड खा लिया, अजीनोमोटो वाला फूड खा गया तो मेरे बच्चे पे क्या असर होगा? कौन ही वो करेगा? सो हम क्या बोलते हैं कि आपने जो पहले खाया है जिससे आपको एलर्जी नहीं हुई है, सडनली आपने मशरूम खा लिया आपको एलर्जी होगी, हम बहुत कम दवाई दे सकते हैं फर्स्ट 3 months में बच्चे के डैमेज नहीं होने के लिए. तो नॉर्मली आपने जब खाया है, जैसे आपने पूछा कॉफी चॉकलेट्स, मैं पार्लर जा सकती हूँ क्या, मैं फेशियल करा सकती हूँ क्या? जी, आपने पहले जो हेयर कलर की यूज किया आप वही यूज करो. वापस एलर्जी हो गई तो हम क्या करेंगे? हाँ, बिकिनी वैक्स इज एन एब्सोल्यूट नो नो इन प्रेगनेंसी. अगर इन्फेक्शन हो गया वी आर इन प्रॉब्लम. काफी टाइम रिलेशंस कब रखना है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हाउ सेफ इज इट टू हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो टिपिकली 2 things that we have to understand. Once जब पता चलता है कि आपने पीरियड मिस किया, आप प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट 3 months we will say avoid pregnancy. Avoid having intercourse or sex, because कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी-कभी because of the act रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जिससे यूट्रस में थोड़ा क्रैम्प्स आ सकते हैं. तो वीक प्रेगनेंसी है तो स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकता है. लास्ट 3 months में अगेन इन्फेक्शन के चांसेस की वजह से प्रीटर्म लेबर, वाटर बैग रप्चर हो सकती है. अभी मल्टीपल प्रेगनेंसीज है या फिर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है, तो अगर डॉक्टर ने बोला है कि नहीं रखना है तो फिर इट इज नॉट अलाउड. सो इट इज नॉट अ ब्लैंकेट कि आपने ये करना ही है कि ये नहीं करना है. आपका गायनेक आपको सही एडवाइस देना ही देना है. और एक दूसरी चीज है कि एयर ट्रैवल, बिकॉज आजकल वर्किंग विमेन आर गेटिंग प्रेग्नेंट एंड दे हैव टू ट्रैवल बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली. फर्स्ट 3 months प्लीज अवॉइड एयर ट्रैवल. द प्रेशर चेंजेस कैन कॉज डिटैचमेंट. जो प्रेगनेंसी अंदर पलप रही है वो प्रेशर चेंजेस से डिटैच हो सकती है और मिसकैरेज या ब्लीडिंग हो सकता है. And if you have to travel, you can choose to travel by train. Yes, see, road लॉन्ग डिस्टेंस अवॉइड करेंगे. बॉम्बे में तो खैर पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब एक जगह से दूसरे जगह जाने को ही लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है. वो अब चर्चगेट से दहीसर अगर ट्रैवल करना है तो वो तो नथिंग शॉर्ट देन अ लॉन्ग डिस्टेंस. आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड.
Uber, you have हाँ, taxis, road, you have train. metro, train, all that is safe. रिक्शा जहाँ में पे स्कैनिंग वगैरह ना होता हो एक्चुअली. नहीं, स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेयर देयर इज रेडिएशन इन्वॉल्व, दे विल ऑलवेज राइट. जैसे एयरपोर्ट्स पे लिखेंगे कि गर्भवती स्त्रियों को ये नहीं करना है, कि जिनको पेस मेकर्स है उनको यहाँ से नहीं पास करना है. ये मॉल के स्कैनर्स वगैरह में कुछ नहीं होता है. वो टेंशन वाली बात मतलब है. मॉल जा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एंजॉय योर प्रेगनेंसी. आई ऑलवेज टेल पेशेंट, यू हैव नॉट कमिटेड क्राइम. दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट. और जब एक हेल्दी पेशेंट मेरे पास प्रेग्नेंट होके आती है, शी इज नॉट अ पेशेंट. हाँ, अगर उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थाइरॉइड, ये वो फलाना ठिकना मेडिकल डिसऑर्डर है, तब वो पेशेंट है. आज भी गांव कस्बे में औरतें डिलीवर करती है दाई के साथ, डॉक्टर का मुंह नहीं देखते वो लोग 9 महीने. इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी. जब उसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर हैज टू स्टेप इन, कि हम एक मदर को चाइल्ड बर्थ में लूज नहीं कर सकते, या हम एक बच्चे को डैमेज नहीं कर सकते चाइल्ड बर्थ में. सो शी हैज टू एंजॉय. और एंजॉयमेंट इज नॉट जस्ट पोस्टिंग हैप्पी मोमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम. मेंटली गेट प्रिपेयर्ड. क्या होता है ना कि यू आर नेवर रेडी जब तक वो बच्चा आपके हाथ में नहीं आता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बाजू वाला का, बहन का, भाई का खिलाओ, सुसु किया मम्मी को दे दो, चलो आप भी क्लीन कर लोगे. बट आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. उसको क्या हैबिट्स देनी है, उसका लाइफ कैसे सेट करना है, पढ़ाई लिखाई क्या सिखाना है, होम स्कूलिंग, नॉर्मल स्कूलिंग, IB, IG, SSC, ICSC. There is no school for parenting. You learn on the job. So, doctor, are there any side effects of contraceptive pills? So, yes and no both. हाँ और ना. A, ओवर द काउंटर जाके लेना नहीं है. आई पिल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है, हमको यहाँ से चालू करना है. आई पिल इज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. उसका मतलब क्या है कि जब आपका बेसलाइन कॉन्ट्रासेप्शन फेल हुआ है, आप रूटीनली पिल्स खाते हो, आपने पिल मिस कर दी है, या फिर कॉन्डोम टेयर ब्रेक हो गया है, तो आप लोगे, या इट वाज एन कंप्लीटली अनप्लान्ड सेक्स, तब आपने लेना है, तो दैट इज आई पिल. वो अलग है. उसको आप हर टाइम यौनी संबंध रखते हो तब नहीं खा सकते. उससे आपकी सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी. फेलियर ऑफ आई पिल इज हाईएस्ट एंड आप प्रेग्नेंट हो सकते हो. इंटरमिटेंट स्पॉटिंग होता है और आपको पता भी नहीं आप प्रेग्नेंट हो. दैट इज वन पार्ट. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन अ वेरी लो डोज हम देते हर रोज फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड या फोर्थ डे ऑफ द पीरियड. 21 या 24 दिन जैसी साइकिल होती है, तो हम इतना लो डोज में उसको देते हैं कि आपका यूट्रस का लाइनिंग फॉर्म होता है, लेकिन अंडा जो ओव्यूलेशन हम स्टॉप करते हैं. तो जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांस ही नहीं होंगे. सो इट इज वेरी नाइस. 1900 में जो पिल्स चालू हुई, उसमें जो हार्मोन कंटेंट था, और 2024 में जो है बहुत कम है. सो इट इज वेरी सेफ. टुडे वी हैव पिल्स जो स्मोकर्स भी ले सकते हैं. उसका मतलब ये नहीं कि मैं स्मोकिंग चालू कर दूं. कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन हुआ है. जैसे आपका हर फोन मोस्ट सेंसिटिव, स्लीक, टेक्नोलॉजी, हाइट रहती है, वैसे पिल्स हैव गॉट अ गुड birth, they've grown. So always visit your gynec or your doctor before starting the pill. chemist के पास जाके भैया मैं क्या ले लूं मत करिए, आपकी बॉडी है. सेकेंडली, पीरियड्स डिले करने के लिए पिल खा ली, पूजा है, नवरात्रि है, गणपति है, दुर्गा पूजा है, प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करते हैं. मदर्स का एक ऐसा माइंडसेट है जो बेटियों को ऐसा ड्रिल कर दिया रहता है. प्लीज ऐसा मत कुछ कीजिए. अगर वो जरूरी है तो डॉक्टर के पास जाके समझिए उसके साइड इफेक्ट्स क्या है. ज्यादातर पिल्स के साइड इफेक्ट बहुत कम है. सेइंग दैट अगर आपने क्रोसिन की गोली भी खाई तो भी आपको एलर्जी हो सकती है, तो ये भी तो दवाई है, तो आपको एलर्जी हो सकती है. अगर आपने नॉजिया, वॉमिटिंग, थोड़ा टमी अपसेट, वो नॉर्मल है. बट सडन हेडेक हुआ, चक्कर आके आप गिर गए, प्लीज स्टॉप द टैबलेट, रश टू द डॉक्टर. सो ये सब हार्मोनल टैबलेट्स है, इससे आपका जिंदगी भर फर्टिलिटी चला जाएगा. ये सब गलत बातें हैं. So they're safe. Absolutely safe. Okay. But under medical supervision. I know. So over the counter medications during pregnancy, how safe are they? No.
Okay. Simple reason is the chemist with due respect is giving you something, लेकिन उसको पता नहीं आपको इसके एलर्जी है. आप कौन से महीने का प्रेग्नेंट हो, कौन सी दवाई फर्स्ट 3 months में सेफ है, कौन सी सेकेंड 3 months में और कौन सी लास्ट में, केमिस्ट को नहीं पता है. हाउ डिफिकल्ट इट इज. हम फॉरेन कंट्री में तो नहीं है कि आपको एक डॉक्टर को मिलने को 4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है. यहाँ पे तो डॉक्टर्स आर अवेलेबल, टेली कंसल्टेशन, एवरीथिंग. हाँ, एक कभी थोड़ा हेडेक हो जाता है. अभी परसों की बात है, मुझे पेशेंट के हस्बैंड का फोन आया. शी वाज 8.5 9 months प्रेग्नेंट. उसको बहुत हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है. मैं उसको क्रोसिन दे दूं क्या, उसको बहुत हेडेक हो रहा है. मैं बोला उसका बीपी चेक करो. नहीं, उसका तो हमेशा नॉर्मल आता था डॉक्टर. ऐसे हाँ मुझे पता है, आप पहले बीपी चेक कराओ, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में बीपी हाई होता है सबसे पहले हेडेक, वॉमिटिंग. आप मानोगे नहीं, उसने मुझे डिजिटल पे फोटो भेजा. 180/120 वाज द बीपी. अगर उन्होंने क्रोसिन देके उसको सुला दिया होता, शायद उसको कन्वल्जन आ गए होते, ब्रेन हेमरेज हो जाता था. वी वुड हैव लॉस्ट द मदर एंड चाइल्ड बोथ. एंड ऑफ द डे प्लीज अंडरस्टैंड, वो आपका बच्चा और आपकी वाइफ है. इट इज योर जॉब टू कीप देम सेफ. बाजू वाले ने बोला अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ. नहीं, हर एक जन का बॉडी अलग होता है. विद द सेम सेट ऑफ पेरेंट्स, कपल, बच्चे कितने अलग होते हैं. एक नॉर्थ जाता है, एक साउथ जाता है. हर इंडिविजुअल अलग है. तो आप कैसे ही ब्लैंकेट थेरेपी कर सकते हो. तो जैसे फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है और किसी महिला या किसी लड़की को अगर डिलेड पीरियड है, तो कैन इट बी मिस्टेकन लाइक मिसकैरेज हुआ है या डिलेड पीरियड है, वो पता कैसे चलेगा? सो जनरली क्या होता है, काफी टाइम आते हैं पेशेंट्स, यंग गर्ल्स, यू नो, बहुत नॉलेज नहीं है एज ऑलवेज. मेरे 4 मिसकैरेजेस हो गए. तो उनका लेबल ही अलग हो जाता है कि अरे बाप रे ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं. जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उसकी साइकिल ही 35 दिन की थी और 36वें दिन पे पीरियड आया. तो नेबर को पूछा, बेचारे को पता नहीं था. नहीं तेरा तो 7 दिन ऊपर चढ़ गया, तेरा तो मिसकैरेज हो गया. तो जैसे ही आपका पीरियड डिले होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करो. यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है उसमें बीटा एचसीजी हार्मोन जो प्रेगनेंसी में ग्रो होता है, अगर वो 100 के ऊपर है तो वो पॉजिटिव 2 लाइन दिखती है आपको. अगर वो पॉजिटिव आया फिर बाद में नेगेटिव हो गया या आपको पीरियड्स आ गए, तो कभी वो हार्मोन बहुत वीक था, ज्यादा ग्रोथ नहीं था, तो उसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं. दैट मीन्स आइदर द एग वाज नॉट हेल्दी, द स्पर्म और द मदर्स हार्मोन्स कुड नॉट कंटिन्यू द प्रेगनेंसी. तो यू हैव टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड एक रिपोर्ट चाहिए, या फिर हार्मोन ब्लड में जो करते हैं बीटा एचसीजी, या फिर यूरिन टेस्ट विच वाज पॉजिटिव, फिर ब्लीडिंग हो जाता है, या फिर सोनोग्राफी रिपोर्ट जिसमें दिखाया था कि हाँ प्रेगनेंसी था और अब उनको पीरियड्स आ गए, तभी हम मानेंगे. As you said कि sorry, हाँ जी, नहीं, as you said कि mother's hormone was not good, तो in that case it is like stress related also. Stress, thyroid imbalance, hemoglobin is low, diabetes, medical problem, any medical, and yes, stress is the root cause of all the problems. So it can be like, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि ये delayed period था या? So blood test करेंगे तो बीटा एचसीजी अगर ड्रॉप हो रहा है या बीटा एचसीजी लेस देन 2 जब होता है या लेस देन 5, इट इज नॉट प्रेग्नेंट. तो अगर उसका एनीथिंग मोर देन 5 आता है, दैट मीन्स देयर वाज प्रोबेबली सम प्रेगनेंसी व्हिच इज नाउ बीन लॉस्ट, और अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट which shows 2 lines and it says. तो अगर एक मिसकैरेज भी हो जाता है या आपने खुद ने गर्भपात कराया है, अबॉर्शन कराया है, तो 15-20 दिन तक वो स्टिल पॉजिटिव आता है ब्लड में और यूरिन में. तो ऐसा नहीं कि अरे अबॉर्शन हो गया तो सब हार्मोन्स निकल गए बॉडी के. तो देयर आर वेज टू फाइंड आउट कि ये डिलेड पीरियड्स है, साइंटिफिक वेज कि ये मिसकैरेज है. So ways to find out are the tests. हाँ जी, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट. Okay. And how safe is C-section delivery? Safe है मदर और चाइल्ड के लिए? I have had 2 C-section. आपको लगता है मेरे फेस से? We need to understand what is the reason. पहले की औरतें, जैसे हमने पहले भी बताया, बहुत फिजिकल काम करती थी. Their pelvises were broad. Pelvises narrow हो गए, बच्चे healthy हो गए. The birth passage is a jigsaw puzzle which fits tightly. अगर वो नहीं फिट होता है, आपका पजल कंप्लीट नहीं होता है. अब इंडिकेशंस बहुत बीच में हुआ था कि पैसे के लिए डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों हो रहा है. टॉलरेंस, पेन टॉलरेंस नहीं है विमेन का.
आई हैव पेशेंट्स जो आके बोलते हैं डॉक्टर मैं इंटरनल चेकअप ही करने नहीं दूंगी, मैं सीजर ही मुझे चाहिए, मैं नॉर्मल करने ही नहीं दूंगी। अब क्या कैसे ही कोई नॉर्मल करे उनका? हाई बीपी है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, डिलेड, बहुत मेहनत के बाद बच्चा रुका है, तो घर वाले सब बोलते नहीं बाबा हमको रिस्क नहीं लेना है। तो कैसे ही कोई, इट इज नॉट अ डॉक्टर्स चॉइस। आप अगर मुझे पूछोगे, मेरे लिए इट इज अ 30-40 मिनट्स जॉब, द स्ट्रेस इन्वॉल्व इज मच मोर। अगर मैं पेशेंट को, बहुत एक मिथ है कि सी सेक्शन किया डॉक्टर तो अभी नोट छापेगी। मैं नोट कब छापूंगी? अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी करूंगी। लॉयर के जैसे मैं पर आवर उसको चार्ज करूंगी, 10 घंटा बैठ के उसको मॉनिटर करूंगी, मेरे नोट तब छपेंगे। तो ये when it is safe we will want a normal delivery, but if it is not safe आप कुछ ही कर लो, नहीं होने वाला है। अभी हमने 2 दिन पहले डिलीवरी की, 107 160/110 बीपी, इसमें हम नॉर्मल नहीं कर सकते। वो कॉन्ट्रैक्शन में उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, अंदर ब्लीडिंग हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। हम कैसे उसका नॉर्मल डिलीवरी करें? तो बहुत इजी है बोलने के लिए, अरे ये सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है, तो कुछ भी सेफ नहीं है और सब कुछ सेफ है, ऐसी वाली बात है। इट्स इंडिविजुअल। काफी टाइम फर्स्ट नॉर्मल हुआ है, सेकंड सीजर होता है, वाइसा वर्सा। क्या रीजन है? अगर वो रेपिटेटिव रीजन है तो सीजर ही होना है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप प्रेगनेंसी में टॉल तो होने वाले ही नहीं हो। अगर तो हाइट छोटी है तो आपका बोनी पैसेज छोटा है, तो बच्चा कैसे अंदर जाएगा? वो रिपीटेटेड है, फिर आप 2 बच्चे करो, 10 करो। बट पहली बार बच्चे की धड़कन कम हो गई थी या बच्चे ने पॉटी कर ली, वो नेक्स्ट टाइम होना जरूरी नहीं है। सो कॉज क्या है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं सीजर होगा, नॉर्मल होगा। पेशेंट प्री मैरिटल काउंसलिंग को आते, अभी तो शादी भी नहीं हुई, डॉक्टर लेकिन मुझे ना नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो मेरा एक ही डायलॉग है, मेरे केबिन में मेरे सब सर्टिफिकेट्स लगे, मैं बोली यहाँ पे एक भी ज्योतिष विद्या का सर्टिफिकेट नहीं मुझे सिर्फ गायनेक आता है और मैं उस हिसाब से चलूंगी। सो we are not exercising and we want to be size 0. We are not exercising और हमें मैराथन भागनी है, मुझे ABC जाना है, मुझे एवरेस्ट बेस कैंप करना है, लेकिन घर पे आराम से बैठ के, वो तो पॉसिबल है नहीं। And C-section के बाद weight put on होता है, is it true? No? Not really. Only thing is कि C-section के बाद yes there is discomfort, pain, और आप immediately exercise, hardcore gym वगैरह नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा प्लस हम इंडियन है, खाना पीना तो लैक्टेटिंग औरत को बहुत खिलाते, तो हाँ थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। बट उसका ये मतलब नहीं कि एक बार डॉक्टर ने आपको ग्रीन चिट दिया है 3 महीने बाद कि अभी ऑल द स्टिचेस हील हो गए, अंदर के टाके हील हो गए, आप सब कुछ कर सकते हो। आप बंजी जंप भी कर सकते हो, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, आप मैराथन भी भाग सकते हो। बट वो हीलिंग पीरियड चाहिए आपको। अगर फ्रैक्चर होता है तो दूसरे दिन तो आप उठ के चलोगे नहीं ना। प्लास्टर के बाद जब पैर निकलता है या हाथ निकलता है तो आप फिजियो करोगे, उसके बाद आप करोगे ना, वो वाली बात। एंड आफ्टर सर्टेन एज अगर आपको प्रेगनेंसी है, डिलेड प्रेगनेंसी है, तो सी सेक्शन एडवाइजेबल है? डिपेंडिंग जनरली जब आपकी एज बड़ी है तो कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होने ही वाले हैं। और काफी टाइम क्या होता है कि I've been into practice for 24 years. My clinical expertise tell me कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कभी मैं उनको बता नहीं सकती। लेकिन जैसे मैं ऑपरेशन करके बच्चा निकालती हूँ, मेरे को पता चल जाता है ना, टेल देम कि देखो ये चीजें थी अंदर, अच्छा है हमने कोशिश नहीं की, या अच्छा है लेबर को हमने कट शॉर्ट करके सी सेक्शन किया। और काफी औरतें हैं, आपके घर में मेड्स है, मेरे घर में मेड्स है, वो 7 महीने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ प्रेग्नेंट है। वो लैडर पे चढ़ के पंखे साफ करेगी, लाइट साफ करेगी, दिवाली का सफाई करेगी। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, हाउ comfortable you are with that pregnancy, how accepting also you are. Yes, pregnancy is not a crime, please enjoy. तो अगर 8 मंथ में किसी को स्टमक पेन है या पेन हो रहा है बहुत सारा, तो कैसे पता चलेगा कि ये लेबर पेन है या इट्स लाइक कैन बी अ नॉर्मल स्टमक पेन? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस और फॉल्स लेबर पेन, जो बीच बीच में आते हैं। कोई भी लेबर पेन कभी भी, वेदर 5th मंथ 7th मंथ मिसकैरेज की तरफ जा रहा है या डिलीवरी की, वो बढ़ते जाएगा। एक पेन आके चला गया, फिर 4 घंटे बाद आएगा, वो लेबर पेन नहीं है। इंक्रीज इन इंटेंसिटी, frequency and
फ्रीक्वेंसी छोटी छोटी हो जा रही है, मीन्स बहुत पेनफुल है और पहले 10 मिनट में आ रहा था, अब 5 मिनट में आ रहा है, अब 3 मिनट में आ रहा है, उसको लेबर पेन बोलते हैं। रेगुलरली चल रहा है वो। हाँ जी, और बढ़ रहा है वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हाँ जी, दैट इज लेबर। एंड दैट इज इन हैपेंस आफ्टर द 7th month? नो, दैट इज एट 36 वीक्स के बाद कभी भी। आइडियली 9 months, हम बोलते हैं 9 months प्रेगनेंसी, बट इट इज 9 months प्लस 7 days और 40 लूनर वीक्स मून के हिसाब से, राइट? तो 37 वीक्स के बाद कभी भी हो सकता है, और वो टिपिकली बैक से फ्रंट में आएगा और आपका यूट्रस एकदम हार्ड हो जाएगा। नॉर्मली आपका यूट्रस ऐसा सॉफ्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो ऐसा एल्बो जैसे हार्ड हो जाता है। एंड इज इट अ मिथ कि एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो कपल है वो सेक्स एंजॉय करना छोड़ देता है? They don't enjoy it? I don't think India would have been bursting with population and we would have, had this population explosion. So it is a myth, like you said. हाँ, क्या होता है कि अगर टेयर हुआ है, नीचे टाके बराबर नहीं लिए, प्राइवेट पार्ट लूज हो गया है, तो वो थोड़ा ड्राइव कम हो जाता है। लेडीज, टिपिकली इंडियन लेडीज को लगता है अभी 2 बच्चे हो गए, अभी ये क्या करना है। उनके लिए आई थिंक काफी माइंडसेट है कि सिर्फ बच्चे के लिए सेक्स करना होता है। That's what I wanted to ask you. Yes. How often the women they enjoy it? So it's changing. The spectrum is changing. Today a 60-year-old is pretty vocal that I'm sexually active, doctor, और मुझे मजा नहीं आ रहा है ड्राइनेस से। मेनोपॉज में सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, डॉक्टर मैं क्या करूं, हमको मजा नहीं आता है। तो it is, we are evolving when we are talking about women's health, and we need to evolve in the right direction. True. That is very important. So menopause की एज जैसे हमने बात की कि 45-48 है और चेंजेस हो रहे। अब मैं खुद जब मेरी मम्मी को या मासी को पूछूंगी आपको तकलीफें नहीं हुई थी, कब हुआ था याद भी नहीं है, और एवरी डे आई हैव अ लेडी, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे ये दर्द हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, उसको पता नहीं है तो उसको डर बैठ गया कि हर रोज उठती हूँ मेरे सांधों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मुझे आर्थराइटिस हो गया है, बिकॉज वो तो गूगल करेगी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड मेनोपॉज इज एब्सेंस ऑफ पीरियड्स फॉर 12 consecutive months। 12 महीने लगातार जब आपको पीरियड नहीं आता है तो 13वें महीने से आप मेनोपॉजल हो। ये जो 1 year का गैप है उसके पहले प्री 5 to 7 years is your perimenopause. So typically अगर 48 में आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं तो करीबन 40 से आपके चेंजेस चालू हो जाएंगे। थोड़ा पेट पे वजन बढ़ना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाना, थोड़ा ड्राइनेस हो जाना, स्किन में पिगमेंटेशन आना, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। पीरियड्स एक लड़की को ओवरनाइट नहीं आते, उसकी हाइट बढ़ती है, ब्रेस्ट बढ़ते हैं, थोड़ा शेप आता है, हेयर ग्रोथ होता है प्राइवेट पार्ट्स पे, फिर जाके पीरियड्स आते हैं और फिर हाइट और बढ़ती है। एग्जैक्टली द लास्ट पीरियड इज द लास्ट टू गो आफ्टर ऑल द चेंजेस, एंड द चेंजेस आर हैपनिंग व्हाई? पीरियड्स क्यों बंद हो रहे? क्योंकि अभी आपके ओवरीज में एग्स नहीं है, तो कितना भी ब्रेन उसको मैसेज पास कर रही है, अंडा निकल नहीं रहा है, इसके लिए लाइनिंग फॉर्म नहीं हो रही है, इसके लिए पीरियड्स आ नहीं रहे हैं। सो जब आपको 13 साल में पीरियड आया था फर्स्ट और अभी आप 50 के हो, अभी पीरियड बंद हो गए, तो 37 years योर बॉडी वॉज यूज टू पीरियड्स। यू जस्ट थिंक कि 37 years आप स्मोक कर रहे थे हर रोज 10 सिगरेट, और आज डॉक्टर ने बोला सॉरी नो सिगरेट, व्हाट विल हैपन? विड्रॉल, बॉडी रिवोल्ट करेगी। दैट इज मेनोपॉज। इट वाज यूज्ड टू हॉर्मोन्स, अभी उसके पास नहीं है, ओवरीज पे नहीं है कुछ अंडे, हॉर्मोन्स नहीं निकल रहे, तो बॉडी इज रिवोल्टिंग। तो mood swings, itchy, bitchy, psycho, bloating. That's what I wanted to know, that mood swings major होते हैं during menopause? Yeah. Acceptance is first. Okay. Family support is second. Ask for help. Sit down, tell your children. If you can't tell, please get your husband, come to the doctor, consult with your husband. And prepare your family members कि मेरे mood swings होंगे. Yes. Because they're not prepared and all of a sudden you blast at them, and then they'll wonder what's happening. And then you go on to a guilt trip and you sit and cry. Yeah. So, there is help available everywhere. You just have to ask. आपको पूछना है. Be vocal about everything. हाँ जी.
Okay. And do you suggest like lifestyle changes होने चाहिए menopause के बाद? Like you suggest yoga and other things? Absolutely. Your To basic keep the mental and physical health balance. Absolutely. You know, in the Western country, the life begins at menopause because they are so happy. वो लोग इतना outdoor activities करते हैं. आप देखो यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में 70 साल की 80 साल की लेडीज है, वो बूढ़े तो खुद को बताते भी नहीं, और वो डांस सीख रहे, वो ट्रैकिंग कर रहे, वो हाइकिंग कर रहे, ट्रैवलिंग कर रहे. ये सब कब कर सकोगे आप अगर आप मेंटली फिजिकली फिट हो. हमारे यहाँ पे तो हाय मैं तो डॉक्टर साहब बहुत बूढ़ी हूँ, 50 की हो गए, अब तो क्या ही जिंदगी बाकी है. इट्स अ माइंडसेट. मेनोपॉज आई विल से describe yourself as me no pause. I am not going to pause. It is just a transient comma in my life. I have to reset my life and now live with the new life. जैसे ही आप शादी के बाद सब सेट करके आपका नया जिंदगी होता है, दिस इज आफ्टर मेनोपॉज. तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है मेनोपॉज की वजह से, उसको बैलेंस करने के लिए माइंड एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग. डाइट कंट्रोल, बिकॉज आपकी बॉडी थोड़ी स्लो हो गई है, तो ज्यादा खा लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मोटापा तो आना ही है. वजन भी बढ़ता है मेनोपॉज के बाद. इट्स बिकॉज ऑफ द basic metabolic rate slowing down. So do things which are active, do some aerobic activities, dance, swimming, sports. आपके बच्चे निकल गए घर के बाहर, तो you are free to follow your passion. जो आपको बचपन में करना था और वो नहीं मिला, this is the time, go for it. And one question which was being told to me to ask you कि breastfeeding कब तक करना चाहिए एक मदर को, बच्चे के कितने साल का हो जाने तक? Exclusive breastfeeding is 4 to 6 months depending. अभी 6 महीने तक की तो लीव मिलती है, तो if you are a working mother and after 6 months if you have to join, then at least 4 to 5 months exclusive feeding, and then you'll have to आपके बच्चे को 1 महीना टाइम वो टॉप फीड और वीनिंग के लिए देना ही पड़ेगा. तो कंफर्टेबली 6 months, उसके बाद आपको फूड्स इंट्रोड्यूस करना ही है, वरना वो बच्चे को आदत नहीं पड़ेगी चीजों की. और मदर्स मिल्क कैन नॉट सपोर्ट ऑल द थिंग्स ग्रोथ फेज. उसमें आयरन नहीं होता है, उसमें विटामिन डी नहीं होते, तो बच्चे को डेफिशिएंसी हो जाती है. मैक्सिमम 1-1.5 साल. नाउ देयर इज दिस होल वेव, जब बोलते हैं 3 साल तक मैं पिला सकती हूँ, 5 साल तक पिला सकती हूँ. बाय देन योर मिल्क डजंट हैव दैट मच ऑफ न्यूट्रिशन. आप उतना कैल्शियम नहीं ले रहे हो, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकल के दूध बन रहा है. और देयर इज दिस अ कल्ट आई वुड से कि इट इज इमोशनली सेटिस्फाइंग टू मी. साइंटिफिकली देयर इज नो सच थिंग. और प्लीज अंडरस्टैंड, विद इवोल्यूशन बच्चों के दांत बहुत जल्दी आ रहे हैं, और जब आप कंटिन्यूसली नाइट फीडिंग करते हो, कैरीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. वो बच्चा दिन में आधा तंदूरी चिकन खाता है और रात को ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ये कौन सा तालमेल है? Actually, so it is more that the mother wants to make a mark. I am not against them, please understand, but you have to individualize ki is your milk giving benefit to your child. That emotional support and security can be given by spending genuine time with your child. You just don't have to breastfeed the child to be connected to the child. Also there's a confusion कि जो औरतें breastfeed नहीं करती, मतलब 6 महीने कर लिया बस हो गया, उसके बाद नहीं करती हैं, तो उनको breast cancer होने के chances रहते हैं. Is it like unnecessary connection? Absolutely. Yeah. Recently maximum breast cancer cases I've seen, they've all breastfed their babies. पहले ऐसी सोच थी, बट नाउ कंटिन्यूस रिसर्च एंड साइंस इज सेइंग कि इंसिडेंस इज मोर इफ यू हैव नॉट ब्रेस्टफेड. डजंट मीन कि आपने ब्रेस्टफेड नहीं किया है तो आपको 100% ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है. अगेन इट कम्स टू दी हॉर्मोन्स. अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन अगर बहुत एक्सपोजर हुआ है, आप प्रेग्नेंट नहीं हुए, आपको 9 months प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट नहीं मिला है, तो ये रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं, वो आपके ब्रेस्ट में भी जाते हैं और आपको कैंसर हो सकता है. स्मोकिंग इज मच ऑफ एन हाई रिस्क रादर देन नॉट ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड. ट्रू. एंड व्हाट अबाउट हॉट फ्लशेस? हॉट फ्लशेस क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? Suddenly you are hot. During menopause it happens. Your face is flushed, you are red, you are sweating. It can happen at night, you are sitting at work, it can happen. Suddenly पूरा सर गीला है, बैक गीली है. It's very individual. It's a symptom of menopause. Perimenopause, again hormone deficiency. It's one of those, you can just put it as withdrawal symptoms. Okay. जैसे smoking के withdrawal symptoms can be different for different people. Sometimes menopause होने के 2 साल बाद भी आपको hot flash आ सकते हैं. कैसे हैंडल करना खुद को उस वक्त? Relax, be aware.
मेरी खुद की स्टाफ इन द हॉस्पिटल टोल मी, मैडम मुझे लगता है मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। सेड क्या हुआ तेरे को? हर रोज रात को ना मेरे को 3-4 बजे मैं पसीने से उठ जाती हूँ और मुझे बहुत गर्मी लगती है। ऐसे हर रोज तेरा 3 बजे ही हार्ट अटैक आता है, फिर क्या हो जाता है? फिर तू ठीक हो जाती है। I mean, I felt so bad कि my own staff didn't know what is hot flash. इतना डर बैठ गया है, राइट नॉलेज नहीं है लोगों के पास। अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो वो बढ़ते जाएगा, उसका टाइम वो क्लॉक के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से नहीं आता है। हॉट फ्लैशेस जनरली हैव अ सर्काडियन रिदम कि रात को आते हैं 3 बजे। आई हैड अ पेशेंट, हस्बैंड गॉट हर, उसको पता नहीं चला कि उसको मेनोपॉज के सिम्टम्स है। उसकी नींद हर रोज 2:30-3 बजे चली जाती थी, वो 3:30 बजे खाना बनाती थी। हस्बैंड लेके आया कि डॉक्टर हमारे घर पे 3:30 बजे कुकर की सीटियां बज रही है, हम लोग उठ जाते हैं और फिर 6 बजे वो सबके डब्बे पैक करके सो जा रही है। क्या हो गया मेरी वाइफ को? सो दिस इज द थिंग कि या सो इट कैन कम एनी हाउ, योर रूटीन जस्ट गेट्स डिस्टर्ब्ड. And it happens to us who are educated, and even we know just that I can identify it better than maybe you. So क्या करना है? कॉटन के कपड़े पहनो, पानी ज्यादा पियो, स्मोकिंग बंद करो, चाय कॉफी पी रहे हो कम कर लो, तीखा खाना कम कर लो, cool your body, sit in front of fan, breathing, relaxation, and it will pass off. True. Sometimes you need medications, hormonal, non-hormonal. Again, your doctor will decide. Let's not get there. Your doctor is the best person to tell you what is good for you. Correct. So, doctor, your message to your viewers, like from teenage to the girls who have boyfriends, to जिनको premarital counseling की जरूरत है, to the mothers जो education के बारे में बात करने से कतराती हैं, to the women who are undergoing menopause and post menopause, आपके सारे viewers के लिए कितने और क्या-क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? First thing, love yourself. Yes. That is the first. Self-love. Absolutely. Don't feel guilty. Indian women multitasking, always feel guilty. Ask for help. पूछो तो जानो. पता है, हम छोटे थे तभी वागले की दुनिया की सीरियल आती थी जिसमें ना फादर बच्चे को हमेशा बोलता था, पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, जानोगे नहीं. बहुत ऑथेंटिक एंड आस्क फॉर ऑथेंटिक हेल्प. Don't go via what your peers in school, college are telling you to do, to try. Some mothers, please talk to your son, your daughter. सेक्स एजुकेशन सिर्फ लड़कियों को नहीं देना, लड़कों को भी देना है. ये आपका बच्चा, the first person that they have connected to is you. They understand your heartbeat. 9 महीने उसने सिर्फ आपकी हार्टबीट सुनी है. तो माँ जो बोलेगी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत मायने रखता है. अगर आपको गट्स नहीं है, आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाइए. देयर आर लवली बुक्स ऑन ग्रोइंग अप. मेंस्ट्रुएशन के लिए कैसे समझाना है आपके बेटे को, आपकी बेटी को, बुक्स अवेलेबल है. प्लीज आस्क फॉर हेल्प. फॉर यंग गर्ल्स, please do not get into peer pressure. Just because your girlfriend did something, you are not supposed to do it. Do it only when you're mentally, physically ready. Protect yourself first. And for menopausal women, menopause, it's a beautiful life. Please enjoy this phase. Thank you. Message to husbands, mother-in-laws, sister-in-laws, also important. Yes. Here I would like to say I had spoken on menopause in a corporate. October is a World Menopause Day, 16th October if I remember right. In that audience, I had more men than women because all the women said, हमको तो पता है क्या बोलेंगे. But I had young boy who came up and said, Doctor, next time my mother gets angry because of her mood swings, I will be more sensitive. And I felt so touched that it was worth it. Support your wife. She is going through a lot of hormonal changes. And wives, please do not misuse it. Yes. There is a beautiful, there is a beautiful slide which I show in my lectures when I talk about menopause. I have 2 ovaries and so I overreact. So this is it, that little hormones that come from the ovary is just about 3 centimeters. और हर महीने उसने एस्ट्रोजन निकालना है, प्रोजेस्टेरोन निकालना है, टेस्टोस्टेरोन निकालना है, वो बैलेंस करना है. तो थक जाएगी, कभी थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है. तो let's respect it. Let's
nourish it, nurture it. We as women are the only ones who have the power to recreate and reproduce. Let's enjoy this. Thank you. All right. Thank you Thank so you. much, Thank Doctor. It you. was lovely. आपने सारे topics cover किए. Thank you so From much. for teenagers to the girls who have boyfriends to Yes. the ones who will get married and menopause और उसके बाद की life के बारे में भी we've got all the information. And thank you so much Thank कि you. हमने सारा cover किया. My It pleasure. was pleasure talking to you. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. Thank you so much.